हेलो। चलिए अब आगे, इधर आ जाओ। आगे उतना दूर बैठल है। देख लिया, हम लोग पिछले क्लास में पढ़ रहे थे स्पिन क्वांटम नंबर। ये अभी शुरू ही किए थे हम लोग स्पिन क्वांटम नंबर। और स्पिन क्वांटम नंबर में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है पहले बताया था आपको कि स्पिन क्वांटम नंबर में हम लोगों को पढ़ना है ये इतनी जानकारियां। इलेक्ट्रॉन की जानकारी पढ़नी है, फिर इलेक्ट्रॉन की दिशा पढ़नी है, फिर इलेक्ट्रॉन की स्थिति पढ़नी है, हुंड का नियम आएगा इसमें, और हम लोग को पढ़ना है स्पेक्ट्रम की जानकारी, जिसमें से हम बताए थे ये तीनों को हम लोगों को यहाँ पढ़ना है। ये दोनों को अलग से भी पढ़ना है हम लोग को, यानी हुंड का नियम क्या कहता है और ये आपका स्पेक्ट्रम क्या है उसकी जानकारी। ये सारी जानकारियां एक साथ हम लोगों को पढ़ना है स्पिन क्वांटम नंबर में। अब देखिए स्पिन क्वांटम नंबर है क्या यहाँ पे। स्पिन क्वांटम नंबर हिंदी में बोलते हैं चक्रण क्वांटम संख्या। चक्रण क्वांटम संख्या हम लोग पहले पढ़े थे कि इसमें क्या होता है कि जैसे हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में पढ़े थे कक्ष के बारे में, एजीमुथल क्वांटम नंबर में पढ़े थे उपकक्ष के बारे में, फिर तीसरा आया था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कक्षक के बारे में, अब चौथा किसके बारे में, इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में यहाँ पे हम लोगों को पढ़ना है कि इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्वांटम नंबर, इसके बारे में जानकारी। तो पहला इलेक्ट्रॉन की जानकारी, तो इलेक्ट्रॉन की जानकारी क्या है कि उसने बोला ना कि किसी भी ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, यानी जो छोटा सा डब्बा रहता है जो हम लोग पीछे पढ़े थे, इस डब्बा में कितना इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसी पे इस बात पे चर्चा ये हुई कि 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो किस तरह से रहेगा। जैसे होता ना कि दोनों आपस में रहेंगे, एक साथ लड़ने लगे तब, तो 2 इलेक्ट्रॉन आपस में रहेंगे तो कैसे रहेंगे, ये सवाल उठा। तो ये जानकारी जो आपका क्या है स्पिन क्वांटम नंबर ने दिया कि जो 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो एक इलेक्ट्रॉन रहेंगे क्लॉकवाइज, इसको बोलते हैं घड़ी की दिशा वाला, और एक इलेक्ट्रॉन रहेगा घड़ी के विपरीत दिशा वाला, इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की तरफ चलेगा, घड़ी ऐसे चलती है आपका, तो ऐसे यदि कोई इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो वो रहेगा आपका क्लॉकवाइज वाला, और यदि कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमेगा उल्टा तो उसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। यानी एक होता है घड़ी की दिशा में घूमने वाला तो उसको बोलते हैं हम लोग क्लॉकवाइज, और एक होता है घड़ी के विपरीत दिशा में, यानी घड़ी के विपरीत दिशा में, तो ये होता है आपका एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी के विपरीत दिशा वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी के दिशा के विपरीत एंटी क्लॉकवाइज। और ये रहता है आपका क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में घूमने वाला। तो क्या है कि एक जो कक्षक रहेंगे ऑर्बिटल्स, उसमें क्या रहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन भरा रहेगा, और दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग नेचर का होगा। एक राइट साइड घूमने वाला होगा और एक लेफ्ट साइड। इससे क्या होगा कि टकराव नहीं होगा, रोटेशन चलता रहेगा और बीच में आपका टकराव नहीं होगा। ये है आपका इलेक्ट्रॉन की रहने की स्थिति। तो पहला जानकारी आपका यही था कि इलेक्ट्रॉन की जानकारी मिली कि इलेक्ट्रॉन कैसे रहता है, एक रहता है घड़ी की दिशा वाला, एक घड़ी के विपरीत दिशा वाला। तो यहाँ पे पूछा गया कि घड़ी के विपरीत दिशा वाला का रोटेशन क्या होगा, उसका वैल्यू क्या होगा, और घड़ी के विपरीत दिशा वाला का क्या होगा। तो समझिए कि 2 मेंबर मिलके क्या बना रहा है आपका प्लस एक, 2 मेंबर मिलके आपका क्या एक यूनिट बना रहा है। तो एक यूनिट में आधा यूनिट ये रहेगा और आधा यूनिट ये रहेगा, यानी 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो दोनों का स्पिन क्वांटम नंबर का वैल्यू, एक का +1/2 एक का माइनस रहेगा। एक यूनिट में 2 आदमी हैं तो 1/2 1/2 आधा आधा मिला। अब आधा आधा में क्या है, एक चल रहा है घड़ी की दिशा वाला, तो घड़ी की दिशा वाला क्या है, हमेशा पॉजिटिव माना जाएगा, और एक है उल्टा चल रहा है, उल्टा वाला को क्या माइनस में हम लोग मानते हैं। जैसे उल्टा पंखा चला दे तो एनर्जी क्या होगा आपका, कि एनर्जी का फ्लो जैसे होना चाहिए वैसे ना हो क्या, और एनर्जी का फ्लो विपरीत दिशा में होगा। तो विपरीत दिशा का मतलब होता है माइनस। हम लोग संख्या रेखा भी देखो, इधर रहता प्लस तो इधर रहता माइनस, तो यानी क्या है कि प्लस का विपरीत होता है माइनस, तो ये प्लस है आपका, उसी का विपरीत क्या होगा माइनस।
तो इलेक्ट्रॉन का जो आपका क्लॉकवाइज वाला रहेगा, उसका जो क्लॉकवाइज वाला आपका रहेगा, उसका जो स्पिन क्वांटम नंबर का वैल्यू है SQ_n स्पिन क्वांटम नंबर, उसका वैल्यू कितना होगा +1/2। और जो कहेगा एंटी क्लॉकवाइज है, उल्टा घूम रहा है, उसका स्पिन क्वांटम नंबर का वैल्यू कितना होगा -1/2। बस हमें ये याद रखना है इसमें ज़्यादा कि इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे एक डब्बा में, एक का होगा +½ एक का होगा -½ किसका +½ होगा शुरू वाले का, शुरू वाले का किसका, जो घड़ी की दिशा में घूमेगा, जो क्लॉकवाइज वाला घूमेगा वो रहेगा +½ और जो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा वो रहेगा -½ क्लियर। 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, एक आपका +½ वाला और एक आपका क्या रहेगा -½ वाला। यही जानकारी हम लोग को यहाँ से लेना था कि जो स्पिन क्वांटम नंबर में अगला जो पॉइंट हम लोग देखे थे कि उसकी जानकारी मिलता है, किससे मिलता है, इससे कौन इलेक्ट्रॉन कौन सा होगा, A+ वाला क्लॉकवाइज वाला होगा और एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के विपरीत घूमे वाला का -½ होगा। तो ये आपका इतना है। अब देखो इसी का हम क्या करते हैं, ये इसका टेबल बनाते हैं हम, +½ -½ का सब का टेबल एक एक करके। अब देखिए समझिएगा, इसमें हम बनाते हैं शुरू से इसका टेबल PQN से, जैसे हम बनाना सीखे थे पहले, PQN AQN, अब MQN भी आ गया और उसके बाद कौन आ रहा है, अब MQN में आ रहा है कौन, यहाँ पे आपका आ रहा है SQN स्पिन क्वांटम नंबर एक साथ यहाँ पे। अब देखो एक एक करके हम लोग चलेंगे इसमें। PQN का वैल्यू बताए थे कहाँ से शुरू होता है, 1 से, तो AQN क्या हो जाएगा आपका 0, हम लोग पढ़े थे, इससे 1 कम होता है AQN। MQN का वैल्यू यदि 0 रहे तो इसके माइनस प्लस तो लगता नहीं, तो स्पिन क्वांटम नंबर यहाँ एक वाला ना, ये हटा के आगे हम लिखते हैं, M का यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा, यहाँ पे आपका ये लिख देते हैं सबसेल, लोग ऑर्बिटल्स पढ़े थे वो, 2 कॉलम बनाते हैं यहाँ पे, इसको हटाते हैं थोड़ा सा, SQN को आगे लाते हैं, ये है ऑर्बिटल्स कर देते हैं यहाँ पे और लाते हैं यहाँ पे SQN स्पिन क्वांटम नंबर। अब देखो 0 था, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू क्या होगा 0, तो ऑर्बिटल्स हम लोग पढ़े थे क्या होगा 1s, ऐसा पढ़े थे ना हम लोग, क्या होगा 1s होगा। और यहाँ पे स्पिन क्वांटम नंबर का वैल्यू समझेंगे, एक डब्बा में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन रहता है तो एक +½ और दूसरा -½ बस ऐसे लिखने का तरीका है ये क्या है आपका टेबल बनाने का तरीका, ऐसे टेबल बनता है सारे क्वांटम नंबर का। तो एक रहेगा तो ये 0 और बैटल्स हम लोग जानते थे 1s होता है। स्पिन क्वांटम नंबर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो एक प्लस वाला एक माइनस वाला, हर एक जगह वो 2 आएगा, जब भी आएगा एक मेंबर का 2 आदमी वहाँ रहेगा। यहाँ पे इसका वैल्यू यदि 2 हो तो ये जो मिथल क्वांटम नंबर कितना कितना होगा 0 और 1 ऐसा होगा। 0 के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 और इसका आपका रहेगा, इसका वैल्यू आपका रहेगा ये वाला 1 का हम सिखाए थे कैसे लिखना है, 0 के इस तरफ भी 1 और इस तरफ भी 1, एक तरफ माइनस और एक तरफ प्लस। यहाँ पे होता है इसको बोलते हैं हम लोग 2s, तो 2s रहेगा तो इसका भी स्पिन क्वांटम नंबर कौन कौन होगा +½ -½ ऐसे। अब यहाँ पे देखिए -1 है तो -1 के लिए भी क्वांटम नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 2p का है। अब -1 मेंबर के लिए एक बार +½ -½ यहाँ पे, और एक बार यहाँ पे देखिए 0 के लिए भी +½ -½ हर एक मेंबर के लिए 2 मान आएगा, एक के लिए +½ -½ ऐसे स्पिन क्वांटम नंबर हम लोग दर्शाएंगे। अगला 2 का हो गया कंप्लीट, अगला हम लोग के पास 3 आएगा 0 1 2 यानी ये होगा 0, इसका मान 0 1 1 माइनस लगा दो इधर प्लस लगा दो इधर, 2 तक है 0 1 2 1 2
इधर माइनस लगा दीजिए, इधर हो जाएगा आपका प्लस इतना। तो देखो इसको बोलेंगे 3s, इसको बोलेंगे 3p और इसको बोलेंगे 3d। अब 3s एक मेंबर के लिए, एक इलेक्ट्रॉन के लिए क्या क्या आ जाएगा, प्लस हाफ माइनस हाफ, जीरो वाला के लिए। यदि हम p वाला का लिखेंगे तो कितना बार, 1 2 3, प्रत्येक मेंबर के लिए प्लस हाफ माइनस हाफ। इसके लिए हो गया कंप्लीट। जीरो के लिए प्लस हाफ माइनस हाफ, फिर 1 के लिए प्लस हाफ माइनस हाफ। ऐसे आपका टेबल बनते जाएगा। 3D वाला के लिए 5 मेंबर के लिए देखो यहाँ पे -2 है, तो इसके लिए प्लस हाफ माइनस हाफ, प्लस हाफ माइनस हाफ। यहाँ हो जाएगा आपका प्लस हाफ माइनस हाफ, प्लस हाफ माइनस हाफ, प्लस 1/2 माइनस 1/2। इतना चलेगा ऐसे। ये आपका किसका है, पांचों के लिए मेंबर आ गया। अब अगला n का मान यदि हम 4 रखें, इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 1 2 3, एक कम तक जाता है तो एक कम तक गया। अब इसका मान l का वैल्यू जब 0 रहेगा तो m रहेगा 0, m 1 रहेगा तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, 1 रहने पे क्या हो जाएगा आपका 0, सॉरी 0 1 इधर और 1 इधर, -1 +1। 2 रहेगा तो कैसे चलेंगे, 0 1 2 1 2, +1 +2 -1 -2। 3 रहेगा तो 0 1 2 3 1 2 3, प्लस 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 माइनस 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 इतना। अब देखो इसमें क्या होगा, 4s 4p 4d 4f ऐसे चलेंगे। अब एस के लिए एक डब्बा के लिए प्लस हाफ माइनस हाफ, स्पिन क्वांटम नंबर का वैल्यू। अगला के लिए देखो 3 बार आएगा, -1 के लिए आएगा प्लस हाफ माइनस हाफ प्लस हाफ माइनस हाफ। उसको ना कोष्ट में ही लिखा कीजिएगा, हर बार पता चल जाएगा कितना मेंबर के लिए है। हर एक जगह हम कोष्ट दिखा देंगे। एक एक रहेगा तो पता चल जाएगा एक एक मेंबर का है। यहाँ देखिए इसके लिए 0 आया था तो एक, ये 2 मेंबर हुआ, 1 मेंबर 2 मेंबर। तीसरा इसमें देखिए +1 भी है, +1/2 -1/2। अगला दूसरा नंबर में देखिए -1/2 0 1/2 ऐसा है। इसका चार्ट बनाएंगे तो कैसे बनेगा, 5 बार, क्योंकि हर एक के लिए 2 आएगा। प्लस हाफ माइनस हाफ, प्लस हाफ माइनस हाफ, प्लस हाफ माइनस हाफ, प्लस हाफ माइनस हाफ, +1/2 -1/2। 5 बार हो गया। चलिए अगला के लिए देखिए कितना बार आएगा, 3 2 6 7 बार, यानी 7 बार रोटेशन आएगा। प्लस हाफ माइनस हाफ, +1/2 -1/2, +1/2 -1/2, +1/2 -1, कितना 1 2 3 4, +1/2 -1/2, +1/2 -1/2, और यहीं पे है +1/2 -1/2। ऐसे 7 बार इसका आ जाएगा। तो ये है टेबल बनाने की विधि। हालांकि हम लोगों से यहाँ कुछ ज़्यादा जानकारी बोलेगा नहीं, ओनली एक लाइन याद रखना है कि स्पिन क्वांटम नंबर का वैल्यू 2 ही होता है, एक प्लस हाफ और दूसरा माइनस हाफ। यानी एक प्लस आधा होता है और एक माइनस आधा होता है, और यही दोनों क्वांटम नंबर पे पूरा स्पिन क्वांटम नंबर फिट बैठा हुआ है। तो क्लियर हो गया। देखो इधर टेबल बना लेना है। ये टेबल में क्या पूछा जाता है अब आपसे, टेबल में आपका पूछा जाएगा कि 4D वाला आपका है, इसमें बताइए +2 का क्लॉकवाइज वाला। आपको बस एक ही बोलेगा, क्लॉकवाइज बोलेगा प्लस हाफ, एंटी क्लॉक कुछ का भी पूछे 4D 3s 3p कुछ का भी बोलेगा, क्लॉकवाइज बोलेगा तो प्लस हाफ और एंटी क्लॉकवाइज बोलेगा तो माइनस हाफ। क्लियर। बस 2 ही याद रखना, और कैसे चार्ट बनाते ही इस पे निर्धारित होता है। जितना बार m रहेगा उतना बार प्लस माइनस एक साथ। 5 बार था 5 बार, 0 बार था
जीरो रहेगा ना तो एक बार जरूर रहेगा, क्योंकि जीरो का भी तो एक होता है मेंबर, तो इसके लिए। और यदि ये 3 रहा तो 3 के लिए लिखे, ये रहा आपका 5 तो 5 के लिए लिखे, ये रहा 7 तो 7 के लिए लिखे 7 बार। तो इस तरह से आपका स्पिन क्वांटम नंबर हम लोग फिट करते हैं। तो क्लियर हो गया होगा, स्पिन क्वांटम नंबर में ज़्यादा ये नहीं है। स्पिन क्वांटम नंबर में दो जानकारी, पहला इलेक्ट्रॉन एक डब्बे में रहेंगे तो कैसे रहेंगे, दो तरह से। एक को क्या बोलेंगे, कहाँ है, एक को कौन सा इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, यही पढ़ रहे हैं सब, क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा वाला। एक कैसे रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का वैल्यू स्पिन क्वांटम नंबर का मान, क्लॉकवाइज वाला का स्पिन क्वांटम नंबर का वैल्यू -1/2, और कह रहे हाँ क्लॉकवाइज वाला का +1/2, और एंटी क्लॉकवाइज वाला का हम लोग याद रखेंगे -1/2 होता है। घड़ी के विपरीत दिशा वाला, विपरीत दिशा वाला हमेशा माइनस में चलेगा। ये हो जाएगा आपका एक जानकारी। हमने देखो यहाँ पे जो लिखे थे हम लोग, ये जानकारी जो हम लोगों को लेना था, ये आपका यहाँ पे था, इलेक्ट्रॉन की जानकारी मिल गई, दिशा की जानकारी मिल गई, इलेक्ट्रॉन की स्थिति। स्थिति का मतलब वही हुआ कि वो कहाँ पे रहता है जाके, तो कहाँ पे रहता है 0.5 में, मतलब रोटेशन लेके जहाँ पे वैल्यू 0.5 का आता है वहाँ पे वो रहता है। तो ये वही वाला है, इलेक्ट्रॉन की स्थिति बोलेगा ना तो दिशा और स्थिति एक ही है वो, बस मैग्नेटिक वाला जो आपका चुंबकीय क्षेत्र होता है, एक समझते हैं देखो, एक होता है मैग्नेटिक फील्ड जिसको बोलते हैं हम लोग चुंबकीय क्षेत्र। क्या बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र किसे कहेंगे, वैसा क्षेत्र जहां पर चुंबक का प्रभाव हो कहलाता है चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ही भाग लेता है। जैसे देखा हुआ करंट उरंट मारते हैं, करंट उरंट कभी लगता है गलती से, तो आपका क्या है, बहुत हैवी से अट्रैक्शन होता है। अभी तो करंट थोड़ा सा अलग कर दिया गया। पहले का करंट क्या होता था कि पहले का करंट में जैसे आप 11,000 वाला वायर में आपके गलती से कनेक्ट हुए तो खींचता था, खींच के एकदम पूरी तरह से सटा लेता था, और जब तक कि आपका ब्लड का प्रवाह हो रहा है तब तक वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन समझ जाइए आपका क्या करता है, ब्लड को क्या करता है, वो हटा देता है। ब्लड क्या है, प्लस चार्ज। हमारा जो ब्लड है वो कैसा चार्ज है, प्लस, और इलेक्ट्रॉन कैसा है, माइनस। तो प्लस माइनस तोड़ के यानी ब्लड को तोड़ता था, धीरे धीरे तोड़ लेता है। इसलिए सुना होगा कि किसी को लाइन मारा तो कहता है कि ब्लड सोख लिया, सोख नहीं लिया, तुम्हारे अंदर का बॉडी का ब्लड को ही तोड़ दिया वो। जो प्लस चार्ज में होना चाहिए ब्लड, ब्लड प्लस चार्ज में होता है, घन आवेशित सॉल है वो। तो घन आवेशित सॉल रहने के कारण क्या है कि वो माइनस वाला आके इलेक्ट्रॉन उसमें इंटर कर जाता है, और इंटर करने पर ब्लड के जो भी पार्ट है उसको तोड़ लेता है। तोड़ देने के कारण हमारा ब्लड का प्रवाह सही नहीं हो पाता है, जिसके कारण क्या होगा, देखा होगा कि कितने को क्या मार देता है, लकवा। जैसे लाइन जिसको ये किया ना तो बाद में मार ही देता है। बाद में हम उसको राख रगड़ते हैं। राख क्यों रगड़ते हैं, राख इसलिए रगड़ते हैं ताकि राख लगाने से जो प्लस चार्ज हट गया था ना वो आ जाए, यानी बॉडी के अंदर जो प्लस माइनस वाला जो आपका भाव है वो पूरा हो जाए, इसलिए राख उख रगड़ते हैं। जब भी लाइन मारता है तो देखा होगा उसको न्यूट्रल करना चाहता है कि जो प्लस माइनस का अट्रैक्शन हुआ है वो आपका क्या है, न्यूट्रल हो जाए। न्यूट्रल हो जाए तो ताकि वो आदमी क्या है, फिर से अच्छा सा सर्वाइवल कर सके, इसके लिए हम लोग राख रगड़ते हैं। लेकिन अभी का जो करंट है वो इसमें डाला गया है आपका क्या, अभी का करंट जो है झटका मारता है, फेंकेगा बाहर, अट्रैक्ट नहीं करेगा। यानी देखा होगा कि गलती से करंट लगा तो फेंकाएगा बाहर, पहले फेंकाता नहीं था, सटता था। अभी का करंट ऐसा बनाया गया है, मतलब इस तरह से आपका वेग है कि वो सटता है, सटता नहीं है, फेंकता है बाहर की तरफ। तो उसी को बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र। यानी जहां तक आपका करंट के कारण या फिर लोहा का चुंबक के कारण, मैग्नेटिक गुण के कारण जहां तक उसका प्रभाव रहता है उस क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र। तो इलेक्ट्रॉन का भी चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय क्षेत्र कौन कौन होता है, प्लस हाफ और माइनस हाफ। यानी 0.5 होता है प्लस में, और वही आपका माइनस में भी कितना रहेगा, 0.5 रहेगा चुंबकीय क्षेत्र। यही था हम लोग का चुंबकीय क्षेत्र समझना। चुंबकीय क्षेत्र मतलब जहाँ चुंबक का प्रभाव थोड़ा थोड़ा रहेगा, जिस क्षेत्र तक रहे उसको हम लोग बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र। और चुंबकीय क्षेत्र में आपका क्या हो जाएगा,
इलेक्ट्रॉन का जो चुंबकीय क्षेत्र है, इलेक्ट्रॉन मतलब करंट, करंट का प्रवाह, जैसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन के सतत प्रवाह को ही विद्युत धारा बोलते हैं। हालांकि ये सही नहीं है पूरी तरह से। जो करंट होता है ना, दोनों में, करंट में दोनों बहता है, इलेक्ट्रॉन भी और प्रोटॉन भी बहता है। लेकिन हम लोग मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा बहता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन के सतत प्रवाह को हम लोग बोलते हैं क्या, विद्युत धारा। आगे जब पढ़ेंगे तो हम लोग विद्युत धारा फिजिक्स में पढ़ना है, इसलिए हम उधर नहीं बता रहे हैं। तो ये आपका चुंबकीय क्षेत्र समझ गए। तो चुंबकीय क्षेत्र यही रहेगा इलेक्ट्रॉन की स्थिति दिखाने वाले का। अगला है हुंड ने एक नियम दिया था। देखो पहले, इसके पहले ही जानते हैं स्पेक्ट्रम, फिर स्पेक्ट्रम के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। इन्होंने क्या है कि जैसे इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन गति करता है, तो इलेक्ट्रॉन गति करता है तो बताइए इलेक्ट्रॉन के पास ऊर्जा भी है। तो जब ऊर्जा करेगा ना, तो ऊर्जा जैसे कि गति करेगा, कोई किसी के पास ऊर्जा मतलब और गति कर रहा तो ऊर्जा उत्पन्न करेगा, एनर्जी। तो एनर्जी उत्पन्न करता है, तो एनर्जी के बीच में ना थोड़ा थोड़ा आपका क्या है, थोड़ा थोड़ा एक रेखा जैसा दिखाई देता है। जैसे रॉकेट चलता है तो हम बताए थे रॉकेट का छोटा छोटा भाग क्या होता है, टूटता है। तो इसके कारण हम लोग को आकाश में दिखाई देगा कि रॉकेट के पीछे कुछ ना कुछ आपका ऐसे चल रहा है, वो आपका क्या है, दिखता है। तो जो दिखता है वो क्या रहता है, उसका जो दिखता है हम लोगों को वो क्या है, उसका मतलब समझ आया है जो कचरा है। मतलब कचरा कहने का मतलब जो वैसा पदार्थ जो आपका टूट के गिरा था वो है। और ईंधन का आपका वेग का दिखा, ईंधन का जो आपका फ्लो हुआ है उसका वो दिखता है आपका स्पेक्ट्रम के रूप में। स्पेक्ट्रम मतलब, स्पेक्ट्रम का मतलब एक व्यवस्थित क्रम में कोई ऊर्जा का स्तर देखना को स्पेक्ट्रम बोलते हैं। जैसे कलर का दिखता है तो कलर का स्पेक्ट्रम जानते हैं। स्पेक्ट्रम बहुत चीज़ों का होता है, सिर्फ कलर का नहीं होता, देखने का भी स्पेक्ट्रम होता है। यानी हम लोग किसी पदार्थ को देखते हैं ना तो उसका एक स्पेक्ट्रम है, उसी स्पेक्ट्रम में हम लोग देखते हैं, ऐसे नहीं देख पाएंगे। जैसे देखा होगा बिल्ली का लाइट आँख रात में बहुत हैवी चमकता है, उसके आँख का स्पेक्ट्रम बनता है, उसके आँख का ऊर्जा का दिखता है रेखा हम लोगों को, हमारा आँख का नहीं दिखता। हम लोग आँख का मतलब दिखता है, नहीं दिखता है। इसी कारण देखा होगा कभी कभी फोटो वोटो लेता है तो सामान्यतः किसी आदमी का ऐसा एनर्जी बॉन्ड बनेगा, ऐसा लाइन बनेगा कि उसमें फोटो में आँख का ही ये वाला भाग आ जाता है, बीच वाला एकदम ऐसे चमकता हुआ आ जाएगा। तो ये आपका क्या है, स्पेक्ट्रम ही है वो सब। अब यहाँ पे हम बता रहे थे क्या कि एनर्जी का ना एगो लाइन जैसा बन जाता है, तो एनर्जी का जो लाइन बन जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। यहाँ पे आगे हम लोग विस्तृत से पढ़ेंगे, स्पेक्ट्रम को ही पढ़ना है। स्पेक्ट्रम पढ़ने के बाद हम लोगों को डी ब्रॉगली का सिद्धांत पढ़ना है चैप्टर, फिर उसके बाद क्लोज हो जाएगा। तो आगे हम पढ़ेंगे स्पेक्ट्रम को, उसके पहले हम जान लेंगे हुंड के नियम को। समझते हैं आगे। चौथा, स्पिन क्वांटम नंबर खत्म हो गया, लेकिन उसी में क्या पढ़ना है हम लोग को, हुंड का नियम। स्पिन क्वांटम नंबर इतना ही था, ठीक, तो ज़्यादा था नहीं, ये बड़ा, ये ज़्यादा बड़ा है नहीं। अब इसमें एक आएगा हुंड का नियम। हुंड का नियम, देखिए हुंड का नियम क्या है। हुंड एक वैज्ञानिक है आपके, उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन जैसे ऑर्बिटल्स में है या कक्षक में है तो भरता कैसे, सवाल लगाया गया उनसे कि बता दिए कि स्पिन क्वांटम नंबर का इलेक्ट्रॉन ऐसे रहता है, तो बताइए कि वो भरता कैसे है। अब जैसे है कि दो इलेक्ट्रॉन सब डब्बा में है तो कैसे भरता है, वो इसकी जानकारी कि वो भरता कैसे है। तो भरने के लिए, भरने की जो जानकारी देता है वो किसने दिया, हुंड का नियम ने। हुंड नामक वैज्ञानिक ने बताया कि ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं। तो उन्होंने क्या बताया, उन्होंने कैसे भरा इस सिखा रहे हैं। अब जैसे देखो सोडियम 11 है, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 1s2, 2s2 और p में 6 और 3s1। अब देखिए हम लोग पढ़े थे कि एस के पास कितना डब्बा रहता है, एक डब्बा। एस के पास एक डब्बा, यहाँ पे भी एस है एक डब्बा, पी है तो कितना डब्बा, 3 डब्बा, 1 2 3। ऐसा हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। एस में एक डब्बा, पी में होता है 3 डब्बा, डी में होता है 5 डब्बा, एफ में होता है 7 डब्बा। इसीलिए तो इलेक्ट्रॉन होता है इसमें 2 गो, इसमें 6 गो, इसमें 10 गो, इसमें 14 गो, ऐसा पढ़े हम लोग डब्बा। तो यहाँ पे इतना डब्बा है, पी में 3 डब्बा हो गया, इसमें लास्ट वाले इसके लिए भी क्या, एक डब्बा। अब डब्बा में देखो क्या होता है, उसने बोला
कि जितने भी ऑर्बिटल्स रहेंगे सब में इलेक्ट्रॉन यदि भरेगा तो क्लॉकवाइज भरेगा। यानी पहला आपका क्या है, घड़ी की दिशा में भरेगा, यानी आपका घड़ी की दिशा में, यानी सब में इलेक्ट्रॉन ऐसे भरेगा, क्लॉकवाइज 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 ऐसे। पहले ये वाला भर गया, कितना इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। अब बाकी हम लोग चलेंगे 7 8 9 10 11, बाकी एक क्या रह गया, अनपेयर। यानी ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो विदाउट जोड़ा वाला रह गया। अब विदाउट जोड़ा वाला इलेक्ट्रॉन ही क्या कहलाता है, आगे हम लोग जो पढ़े थे कि बाह्यतम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन जो होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, यही जोड़ा कहलाता है आगे चल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। कौन, आपका जो जोड़ा में नहीं लगता है वो, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है। इसका वैलेंसी ऐसे भी हम लोग निकालते हैं, किसी पदार्थ का वैलेंसी हमें पता नहीं तो ये हम लोग ऐसा सीखे थे, बाह्यतम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। तो बाह्यतम कक्ष में इसीलिए बोलते हैं कि बाह्यतम कक्ष का जोड़ा नहीं लग पाता है, इसीलिए हम लोग बाह्यतम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को क्या बोल लेते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोल लेते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब इसी को हम लोग बोलते हैं भरने का तरीका में उसने क्या कहा कि जब भी आपका रहेगा किसी तत्व में इलेक्ट्रॉन भरेगा तो उसके ऑर्बिटल्स में पहले क्लॉकवाइज एक गो भरेगा, फिर दूसरा आएगा, ये नहीं कि एक ही साथ दो भरेगा। यानी क्या है, एक साथ दो इलेक्ट्रॉन नहीं भरेंगे, एक साथ दो इलेक्ट्रॉन, जैसे डब्बा में 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक ही साथ दोनों जाके भर जाए, तो ऐसा नहीं होगा, एक साथ 2 इलेक्ट्रॉन नहीं भरेंगे। क्या होगा, अकेले अकेले भरेंगे एक एक करके, पहले सब में भर जाएगा एक एक, फिर दूसरा में शुरू होगा आपका भरना। अब जैसे एग्जांपल ले लेते हैं नाइट्रोजन 7 का, विन्यास करेंगे 1s2 2s2 p3, एक डब्बा कितना डब्बा, पी के पास 3 डब्बा, एस के पास 1 डब्बा, इसका डाल दिया 1 डब्बा, इसका 3 डब्बा। अब इलेक्ट्रॉन भरेगा सब में क्लॉकवाइज, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन भरा है इसके पास ऑलरेडी, कितना 7, तो 6 इसमें 7 इसमें, इसका 3 वाला रह गया आपका क्या, खाली। तो 3 वाला जो रह गया इसी को बोलते हैं अनपेयर, यानी विदाउट जोड़ा हुआ। विदाउट जोड़ा कहने का मतलब ये वाला आपका क्या है, सिंगल इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो आपका जोड़ा वाला नहीं रहेगा, इसके साथ जोड़ा बना, डब्बा में जोड़ा नहीं लगा हुआ, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब इससे एक सवाल लगाया गया कि ये बात सही है आपका, बात हम मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन भरेगा क्लॉकवाइज पहले, फिर भरेगा एंटी क्लॉकवाइज, गलती से दोनों एक साथ भरना शुरू हो जाए तो क्या होगा, ऐसा सवाल लगाया गया। तो उसने बोला कि ऐसा तो होता नहीं है, लेकिन यदि आप बोल रहे हैं कि गलती से आपका भरना शुरू हो गया, एक साथ 2 इलेक्ट्रॉन जाना शुरू हो गया, तो होगा क्या। तो हम बताए थे इसी में कि 2 तरह का स्टेट होता है, एक को हम लोग बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, ठीक, और एक को हम बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट। अब देखिए ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट क्या है, ये पहले हम समझाए थे, याद है, नील्स बोर के थ्योरी में हम बताए थे ग्राउंड स्टेट के बारे में। ग्राउंड स्टेट का मतलब है वैसा आदमी जो स्थिर है, ऐसे से नॉर्मल समझ लीजिए, वैसा आदमी जो स्थिर रहता है, शांत स्वभाव का है, उसको बोलेंगे ग्राउंड स्टेट। और वैसा व्यक्ति जो थोड़ा गुस्सा उत्तेजना वाला आदमी है, वैसे को हम बोलेंगे एक्साइटेड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट क्या है, आपका एक अवस्था है। जैसे मान लीजिए, समझ आइए आप क्या है कि मान लेते हैं कि आप लोगों का मतलब किसी का लड़ाई होता है, आपका रोड पे लड़ाई हुआ, आप अकेले जा रहे थे, अकेले लड़ाई किए, मतलब शुरू हुआ, उन लोग 4-5 आदमी हैं, आप अकेले हैं, लड़ाई हुआ शुरू, आपने लड़ाई किया। अब उसी दौरान क्या होता है, उस दौरान आप उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं है, क्योंकि 5 लोग आपको मार रहे हैं, आप अकेले मार रहे हैं उसको, तो कितना मार पाएगा, ज़्यादा नहीं मार पा रहे, तो उस दौरान एक्टिव नहीं, तो आप समझ जाइए उस दौरान किस अवस्था में, ग्राउंड में, ग्राउंड स्टेट में। और यही बात आपका क्या है कि आपका मान लेते हैं कि आप गलती से दोस्त को देख लिए, भले वो लड़ाई में अभी तक नहीं आया, दूर से नजर आ गया, तो दूर से ही नजर आने के बाद जो एनर्जी उत्पन्न हुआ,
और उसके कारण लड़ाई में आप जो ज़्यादा एक्टिविटी दिखाए उसको हम लोग बोलेंगे एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, किसी कारणवश उसका एनर्जी का लेवल बढ़ गया। अब वो कारण कुछ भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन का है, हम यहाँ तो मतलब एज ए ह्यूमन बींग पे ले रहे हैं। वही वाला काम इलेक्ट्रॉन का होता है। इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे चल रहा है गति अवस्था में, लेकिन किसी कारणवश उसका ना स्टेट आपका बढ़ जाए। जैसे देखिए करंट बह रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे उसके अंदर कोई ह्यूमन बींग्स पक्षी वगैरह एकदम लगाया ये, तो जैसे हम लगाते हैं उंगली तो वो क्या करता है, करंट को बाधा पहुंचा तो वो क्या हुआ, थोड़ा और उत्तेजित हो गया। वो पूरी तरह से मतलब समझ आए कि आपका और ज़्यादा एक्टिव होके हमारे बॉडी में इंटर कर जाता है तुरंत। इसी को बोलेंगे एक्साइटेड। एक्साइटेड का मतलब उत्तेजित अवस्था। ई कैसे होता है इसको समझते हैं, ये दोनों क्या है, एग्जाम्पल लेते हैं इसका। हाँ क्या आएगा ना नींद, पूरा दिन भर वहां थी किए है, अब पढ़ना है सीरियस वाला। ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट क्या है इसको समझते हैं आगे। देखिए एक हम लेते हैं एग्जाम्पल पी, फास्फोरस 15, 1s2, 2s2, P6, 3s2, P3, ऐसे। अब यहाँ एस भरते हैं एक एक, एस का एक डब्बा, पी का होता है 3 डब्बा, तो 3 डब्बा ला दिए। इस एस का एक डब्बा, पी का 3 डब्बा। डब्बा समझ रहा ना, कैसे ला रहे हैं, एस के लिए एक डब्बा, जहां जहां एस नजर आएगा एक डब्बा, और जहां जहां पी नजर आएगा 3 डब्बा। तो एस और पी का एक एक और 3 3 डब्बा ये है। अब समझेंगे इसको। अब इलेक्ट्रॉन कैसे भरेगा, क्लॉकवाइज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर एंटी क्लॉकवाइज, 10 11 12 13 14 15 हो गया कंप्लीट। बाकी बच गया यहाँ पे 3, ये 3 हो गया। ये वाला 3 आपका अनपेयर कहलाएगा, जो हम लोग पहले अभी सीखे हैं, अनपेयर इलेक्ट्रॉन। इसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब यही वाला, अब क्या है कि गलती से अभी क्या है कि ऐसे ना भर के ऐसे भर दें हम। एक डब्बा, 3 डब्बा है आपका एस पी के लिए, फिर एस के लिए एक डब्बा, 3 डब्बा है पी के लिए। कितना ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 3 1 4 2 6 3 9 डब्बा होना चाहिए। देखिए अब इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे भरे आपका, ये वाला, यहाँ पे क्या करे देखिएगा, ये वाला ना इलेक्ट्रॉन सब पहले ऐसे भर लेगा, 1 2 3 4 5 6, ऐसे समझ आए कितना आपका 15। तो ऐसे भरेगा दो दो को करके, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 और 2 14। तो 14 में यहाँ पे क्या है कि ये वाला देखो एक एक डब्बा, ये वाला जो डब्बा है ना यहाँ पे दो दो भरा है ना, ये क्या होता है कि ये 2 डब्बा क्या है कि एक एक डब्बा हर एक जगह हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे 2 भरा, एक एक खाली रह गया आपका, एक एक बार कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 12, और एक एक वो इलेक्ट्रॉन इसमें, ऐसे समझ आए, एक एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक यहाँ पे 2 भरा गया गलती से, 12 और ये वाला 12 3 15। और क्या है इसमें कि ये वाला भी आपका जैसे 12 3 15, तो 3 गो आपका बाहर में ऐसे ही खुला हुआ है। अब देखिए ये वाला क्या करता है ना, ये वाला जो है ना, ये वाला भी क्या करता है, ये जो आपका है एस वाला इसके बगल में बोलता है कि हम तुम्हारा ही मतलब साथ वाले आदमी हैं, तो तुम लोग 3 3 सिंगल सिंगल है तो हम भी सिंगल रहेंगे। ई, ई भी सिंगल रहता है, एक इलेक्ट्रॉन को हटाता है, ई भी एक इलेक्ट्रॉन को हटाता है। तो ये क्या है, डबल डबल था, लेकिन कुछ तत्वों में ये क्या होता है, कभी कभी इलेक्ट्रॉन ना मतलब जैसे जोड़ा है तो सिंगल लोगों को देख के मतलब देख रहा है कि एकदम अच्छा अच्छा से इन लोग रह रहा है, तो हम भी जो जोड़ा इलेक्ट्रॉन, हमको जोड़ा जोड़ा वाला इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, इसको हम हटाते हैं, हम भी रहेंगे सिंगल वाला। तो ऐसे स्थिति को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एक्साइटेड
स्टेट। अब समझा? यानी डबल वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या ऐसा रहना चाहता है, कभी कभी सिंगल जैसा रहना चाहता है। तो इसी अवस्था को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे क्या, कौन सा अवस्था? एक्साइटेड स्टेट, मतलब उत्तेजित अवस्था। उत्तेजित अवस्था। उत्तेजित अवस्था में देखो काम आदमी अकेले ही करता है। जैसे कोई गुस्सा उस्सा गया था अकेले निकल जाएगा, आज हम चले जाए मतलब जीजा जाना है, उसके बाद ई हो जाएंगे वो हो जाएंगे, हम ही बाहर है सब पर। तो गुस्सा उस्सा मरे उरे की बात करता है। लेकिन आदमी मरता ना है, वो जाके देखा होगा जब मरे की बात करेगा वो मरेगा नहीं। ठीक। और जब मरे की बात नहीं करेगा वो मर सकता है। और जब बात बात पे कहे हम मरिए जाएंगे देख लेना, आज आप परिवार पे बोझ लग रहे हैं ना, मतलब उधर वाला कि एकदम ये है वो है। और लेकिन मरे उरेगा ना वैसन का हुआ। और जे नहीं बोलेगा वही डिल कर जाता है, मतलब आके समझ आए कि डिप्रेशन में। वही है उत्तेजित अवस्था। उत्तेजित अवस्था वाला कभी इलेक्ट्रॉन डैमेज नहीं होता, ग्राउंडेड स्टेट वाला डैमेज हो जाता है। तो क्लियर हो गया दोनों, समझ गया? उत्तेजित कहने का मतलब किसी को देख कर एनर्जी बनाना, उसको बोलते हैं उत्तेजना। तो उत्तेजना का मतलब यही होता है कि हमें, मतलब ये क्या होता है कि आपका फील होता है अंदर से। फील क्या होता है कि हमको एनर्जी मिल रही है। जैसे देखा होगा शराब उराब पीते हैं लोग तो क्या फील करते हैं कि उसको एनर्जी मिला है, ऐसे नहीं पीते हैं। तुमको क्या लग रहा है ऐसी शराब में एनर्जी है? हाँ वही तो बोल रहे हैं, ऐसे नहीं। उसका एक मतलब समझ आए 1 ग्राम में कम, मतलब समझ आए कि आपका क्या है कि जैसे कि जो आपका एमएल है 10 ml 100 ml, तो उसमें उसको एनर्जी मिलता है 20 से 25 कैलोरी मिलता है। ऐसी देखा होगा शराब पिए वाला कभी कभी भूखले रह जाएगा दिन भर। क्यों? क्योंकि ऊर्जा उसको मिल गया लेकिन गलत ऊर्जा मिला है। इंफॉर्मेशन उसको गलत मिला है कि ऊर्जा मिला है, वो अच्छा वाला नहीं मिला, फॉल्स एनर्जी मिल गया है। होता है ना गलती से, कभी कभी देखा होगा जिसको हम लोग बोलते हैं फॉल्स। कुछ चीज़ ऐसे होता है जो आपका क्या है फॉल्स बोला जाता है, कुछ चीज़ें ट्रू होता है। जैसे सॉलिड पदार्थ होता है, मिठाई को किस पदार्थ में माना गया? सॉलिड में। लेकिन क्या वो सही सॉलिड होता है? देखे होंगे जैसे बात होता है स्पंज का। स्पंज कौन सा वाला? उजर का स्पंज। लेकिन उसकी बात नहीं कर रहा, स्पंज ठोस होता है जो आपका क्या मैटर्स, मैटर्स को हम लोग स्पंज बोलते हैं। तो क्या उसको सही ठोस नहीं माना गया, गलत ठोस माना गया। दिखता है ठोस जैसा और दबाते हैं तो हम प्रेशर में वो दब जाता है, यानी ठोस जैसा व्यवहार नहीं करता, उसको बोलते हैं असत, फॉल्स वाला। तो उसी तरह यहाँ पे एनर्जी तो उन लोगों को मिलता है और उन लोग के एनर्जी मिलने के कारण उन लोग का अवस्था भी एक्साइटेड हो जाता है। एक्साइटेड हो जाने के कारण देखा होगा खिलाड़ी ज्यादातर ना, एक मामला आता है जिसको बोलते हैं डोपिंग। खिलाड़ी का ये मामला होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? डोपिंग। डोपिंग क्या है? डोपिंग आपका क्या है कि जैसे कि कोई खिलाड़ी है ओलंपिक में खेल रहा है, मतलब ये जीतना है उसको मैच। अब मैच जितना है, बॉडी में जितना एनर्जी है उतना एनर्जी से उसका काम नहीं चलेगा, उससे ज़्यादा अच्छा वाला प्लेयर आया हुआ है फेंकने वाला। तो क्या करता है उन लोग ना, केमिकल लेता है। केमिकल कहने का मतलब नशीला पदार्थ लेता है। नशीला पदार्थ का मतलब क्या? नशीला पदार्थ का काम क्या है? चेतना भंग कर देना। यानी वो कितना फेंक रहा है, कितना वो दौड़ रहा है, कितना ये लगा रहा है, उसका वो कनेक्शने हटा देता है। यानी फ्यूज, बस फ्यूज वो काम करता है फ्यूज का। फ्यूज में जाके वो क्या करता है, जैसे लाइन का फ्यूज होता है, देखा हो ज़्यादा लाइन आया तो उड़ गया। लेकिन ये वहाँ पे वो जाके क्या करता है, वैसा फ्यूज है जो का जाके क्या करता है, सूचना देता है कि तुम जो भी जितना भी कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है। बॉडी को पता ही नहीं चलता हम कितना कर रहे हैं, हमारा माइंड को सूचना ही नहीं जाता। उसी को हम लोग बोलते हैं डोपिंग। डोपिंग के मामले में लोग को हटा दिया जाता है। गलती से क्या है इसमें, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई जिद वगैरह, मान लीजिए कि ऐसा है कि आप उसके मतलब गया खेलने के लिए और आप उसका हित नहीं चाहते हैं, वो नहीं चाहता कि वो आगे जीते, चाहे अपना ही प्लेयर क्यों ना हो, चाहवे नहीं करता कि वो जीते। तो उसके लिए क्या, उसके खाने में कुछ ऐसा पदार्थ मिला देते हैं जो केमिकल होता है, जो जिससे नशीली पदार्थ होती है, जिससे आपका उत्तेजना वगैरह बढ़ता है। ये नहीं कि यही सब सिर्फ नशीला पदार्थ है जो हम लोग शराब वराब जानते हैं, बहुत सारे ऐसे केमिकल है जो बहुत ज़्यादा नशीला है, यानी इससे भी खतरनाक नशीला पदार्थ है। और इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो वो कर लेते हैं और करने के बाद क्या होता है कि पकड़ाते हैं तो बाद में बाहर कर देते हैं। एक पहलवान था हरियाणा का, सुशील कुमार। वो अच्छा कुश्ती लड़ता था, अच्छा लड़ा भी, लेकिन बाद में इसी मामले में पकड़ा गया।
लास्ट में उसके खाने में मिला दिया गया आपका ये वाला जो आपका पदार्थ होता है नशीला पदार्थ, वो मिला दिया गया, तो जिसके कारण वो दिक्कत आ गया। तुम्हारा खाना में कौन मिला था रात में? तो मतलब गलती से उठ के आ गए, तभी ना बोले कि तुमको नया आना था। उठा दिया गया, घर वाला उठा दिया ना 4 बजे। अच्छा, डुबाने के लिए, डुबाने के लिए। चलिए आगे। हैं? नींद आ रहा तो कह लाई थी, इन लोग को पढ़ा के हम रिकॉर्ड कर लेते वीडियो। नींद आ रहा दी, रात भर एकदम कर्मम डांस कर रही थी, ये ना देखे, एकदम डांस कर रही थी पुराना वाला। एक को डांस, मतलब इतना तो दुर्गा पूजा में नहीं होता है जितना माहौल बने ले थी अगुआ में। और सब एक एक जगह पे ओजा चल रहा था, ये जो चल रहा है एजा चल रहा है, ऐसे ऐसे रोडवा घेर के रखा था तो। हैं? रोडवा घेर के रखा था, रोड पूरा जाम। ले, तो तुम्हारा कौन सा, तुम कौन इलाका में रहती हो? इंग्लैंड वाला इलाका है कि लंदन वाला? उधर नहीं आता डीजे? अरे ये तो मेन, सब जगह डीजे आता है। हाँ देखो, सब जगह आता है, पूछा करो कैसे मनाया जाता है। हालांकि हम लोग अपना त्योहार नहीं है मनाते, दूसरे दूसरे का सीख लिए ज्यादा। किनका त्योहार है? ये मूल रूप से झारखंड का है। हमारा त्योहार था नहीं ये, और ये क्या होता है, कोहबर। कोहबर ना नहीं पता है? शादी विवाह के बाद जो एकदम लिखता है, दूध में चीनी डालने से ऐसे करके ना, दूध में चावल डालने से खीर बन जाता है, ये दोनों मिला, तो ऐसे ऐसे करके जो लिखा रहता है एकदम ऐसे करके लिखा रहता है, वो कोहबर किनका है? उन लोग का है। लेकिन क्या है कि हम लोग सब अब, जैसे वहाँ वाला आदमी यहाँ आते रहता है लगातार, यहाँ वाला वहाँ जाते रहता है, वहाँ वाला बस गया आके तो सिखा दिया, तो झारखंडी डांस भी चलने लगा है अब, खोरठा वाला अथी वाला। हाँ, बोलो ना, आएंगे ना तो बोलना। नहीं कैसे आते, 3 दिन तो पढ़ा है। तो इस सप्ताह में अभी दिन आने वाला था कल ही, लेकिन कल से छुट्टी है। वो 3 दिन पढ़ाएंगे, बृहस्पति शुक्र शनिवार। ये चलिए आगे, क्लास में ये सब रिकॉर्ड कर रहे हैं आगे। नेक्स्ट, एक्साइटेड स्टेट हो गया, उत्तेजित अवस्था। हम लोग का एगो डांस है, लेकिन हम लोग का डांस वाला वो नहीं करता है। देखो, नाम है हिजड़ा, है हिजड़ा नहीं को। एक एक और डांस है ये वाला ब्रह्म बाबा वाला डांस है, झिझिया डांस। नहीं सुना है? पूरा इंटरनेशनल अभी फेमस हुआ है झिझिया डांस। मटकी लेके पहले के लोग बिहार के, मतलब उस टाइप का, उधर का जो मिथिला उथला का एरिया है, जो भागलपुर ये सब का, भागलपुर का है मेन ओरिजिन। मटकी लेके डांस करता है, उसको बोलते हैं झिझिया। दो दो तीन मटकी लेके, और मतलब कहीं भी मटकी का इस्तेमाल, हाथ पे रख के कहीं भी रख के डांस करता है, तो झिझिया डांस है वो फेमस हुआ है पूरे इंटरनेशनल मार्केट में। लेकिन हम लोग इधर वाला देखा, दूसरा वाला ले लेते हैं। चलिए आगे। पेड़ का पूजा पहले के लोग प्रकृति के रूप में करते थे, इसीलिए कर्मा का डाढ़ आता है, तो पेड़ का पूजा होता था। जैसे राजस्थान में होता है एक, मतलब पेड़ का ही वो पूजा है। एक बोलते राजस्थान में है खेजरली, खेजड़ी, मतलब आपका वृक्ष का नाम है खेजरली, खेजड़ी बोलते हैं हम लोग उसको। उस वृक्ष का इस्तेमाल पूजा करते हैं। वो वृक्ष ना एकदम आपका लंबा रहता है, चारों तरफ से चौड़ा, और नहीं उसका वृत्ताकार चलना रहेगा। उसके अंदर लोग वहाँ राजस्थान वाले जानवर बांधते हैं, क्योंकि रेगिस्तान में वो पेड़ का बहुत ज़्यादा उगता है और बहुत बड़ा होता है, और उसके अंदर बहुत घना पत्ता रहता है।
बारिश भी होगा ना तो ऐसा मकान जैसा एकदम, मतलब बारिश होगा तो एकदम आपका पानी का एक बूंद भी नीचे नहीं गिरेगा, पत्ता के ऊपर पत्ता रहता है, इस तरह से सजा हुआ। तो वहाँ के लोग मतलब ऐसे रेगिस्तान में बारिश भी कम ही होता है, लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा हुआ है, तब उल्टा पड़ गया। पहले हम लोग का बिहार जो था, साउथ बिहार को कहा जाता सूखा, अब इस साउथ बिहार में ही बाढ़ आया है, और नॉर्थ बिहार थोड़ा सा ठंडा कमा है। वैसे ही राजस्थान, अब देखो पंजाब में भी बाढ़ आ गया है, पंजाब में भी बाढ़ उतना ज़्यादा नहीं आता था। चलो तो ये हो गया क्लियर। तो इसी को बोलते हैं हुंड का नियम, बोलेगा तो समझ जाएगा। हुंड का नियम ने क्या बताया कि हुंड के नियम ने बताया कि इलेक्ट्रॉन भरने के तरीके। उसने क्या बताया कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन क्या होता है, सारे कक्षक में क्लॉकवाइज भरते हैं, फिर एंटी क्लॉकवाइज भरते हैं। यही है आपका हुंड का नियम। हम लोग इसी में और पढ़ेंगे। एक है पॉली का अपवर्जन सिद्धांत, वो आगे पढ़ना हम लोगों का। तो हुंड ने ये नियम दिया था भरने का, और यही नियम के आगे हम लोग पढ़ेंगे पॉली का अपवर्जन सिद्धांत। आज रहने देते इतने ही, क्या करें आगे चलें। चलिए आज हम लोग सीखेंगे स्पेक्ट्रम, इसी के अंतर्गत स्पेक्ट्रम। उसमें से भी हम लोग को सीखना है एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्पेक्ट्रम। इसको बोलते हैं परमाणु या परमाणविक वर्णपट, परमाणविक वर्णपट। तो देखिए इसको हम लोग जानेंगे कि ये होता क्या है। तो वर्णपट पहले हम इस पे फोकस करते हैं। वर्णपट हम लोग पढ़े हैं और देखे हैं। एक होता है आपका नेचुरल, यानी जो होता है आपका प्राकृतिक स्पेक्ट्रम। वो किसका बनता है नेचुरल स्पेक्ट्रम, ये ना कलर का बनता है स्पेक्ट्रम। हम लोग कलर का बनते हुए देखे हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं इंद्रधनुष। इंद्रधनुष, जहां आपका क्या होता है, इंद्रधनुष को हम लोग यदि लाइव देखना चाहे या फिर हम लोग प्रयोग में देखना चाहे तो हम लोग क्या करते हैं, लाइट होता है आपका, इस लाइट को हम लोग बोलते हैं पीपीएल लाइट। समझेंगे, देखो एक होता है लाइट। लाइट का मतलब ये जैसे कि आपका प्रकाश, यहाँ पे जितने भी आपके मतलब इर्द गिर्द आपका प्रकाश का कण छितराया हुआ है, उसको हम लोग बोलते हैं लाइट। लेकिन इसी लाइट को एक काम किया जाता है, एक प्रोसेस किया जाता है, जिसमें क्या होता है ना, एक ये जो आपका लाइट है उसको ना हम लोग एक घोल से गुजारते हैं। घोल होता है एक, किसी केमिकल का आपका एक घोल बनाया जाता है, और इस घोल से हम गुजारते हैं। तो उस घोल से गुजारते हैं ना, तो घोल से गुजारने के बाद प्रिज्म पे करते हैं हम लोग परीक्षण। तो घोल से गुजारने के बाद जो लाइट बनता है उसको बोलते हैं पीपीएल। ये किसी एक डायरेक्शन का लाइट हो जाता है। ऐसे आपका डायरेक्शन, मैनी डायरेक्शन, यानी बहुत सारे दिशा में आपका ये लाइट घूमता है। लेकिन जब हम घोल से गुजारे, किसी आपका घोल वगैरह से हम लोग गुजारते हैं, तो क्या आपका एक डायरेक्शन में उग जाता है, उसी लाइट को बोलते हैं पीपीएल, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। पोलराइज्ड मतलब क्या होता है, ध्रुवित। ध्रुवित किसको बोलते हैं, जिसका नाम जो रास्ता है उसको यदि हम बदल ले या फिर अलग अलग रास्ता में जा रहा है उसको एक डायरेक्शन में कर दे, उसी को हम लोग बोलते हैं ध्रुवित। यानी आपका बोला जाता है ध्रुवन या ध्रुवित। ध्रुवन का मतलब होता है रास्ता बदलना। इसलिए देखिए हम लोग प्रकाश में क्या करते हैं, प्रकाश का ध्रुवन का एक इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं, धूप चश्मा में। धूप जब आता है बहुत ज्यादा, तो धूप हमारे आंख के अंदर मतलब इंटर करता है, तो नॉर्मल चश्मा जब पहनिएगा ना, तो उसमें क्या होगा, धूप की मात्रा जाएगी, और वो धूप की मात्रा इंटेंसिटी जाएगी, तो क्या होता है, इफेक्टेड होता है। तो इससे बचने के लिए, धूप से बचने के लिए हम लोग धूप चश्मा लगाते हैं। धूप चश्मा का काम क्या है कि जो लाइट आया वो चारों तरफ से कॉर्निया के अंदर जा रहा था, उसको ना वो एक डायरेक्शन में कर देता है। इसलिए धूप चश्मा जब लगाते हैं ना, तो आदमी को नजदीक देखेगा ना तो थोड़ा सा गड्ढा दिखेगा। देखे होंगे, एक चश्मा ऐसा टाइप का लगाते हैं तो आगे देखिएगा तो गड्ढा दिखेगा। तो जो गड्ढा दिखता है उसको हम लोग बोलते हैं धूप चश्मा। धूप चश्मा का पावर 0 होता है। तो ये क्या होता है, धूप चश्मा में क्या प्रोसेस किया जाता है, ध्रुवन का। वो क्या करता है, सारा जो आपका प्रकाश आ रहा है सब जगह से, उसको बोलता है एक डायरेक्शन में आ जाओ। पूरा डायरेक्शन को एक कर लेता है और एक ही डायरेक्शन में आने देता है। तो जब एक डायरेक्शन में इंटर करने देता है, तो इसके कारण क्या होता है, धूप का इफेक्ट कम पड़ता है, यानी आंखों पे पूरा
कम का कम पड़ेगा, न्यूनतम पड़ेगा, उसको हम लोग बोलते हैं। तो ये समझ गया, प्लेन पोलराइज लाइट, लाइट का ही डायरेक्शन एक जगह कर देना क्या कहलाता है, पीपीएल लाइट कहलाता है। और जब हम पीपीएल लाइट को हम प्रिज्म से गुजारे, प्रिज्म का नाम होता है निकोल प्रिज्म, निकोल से बना होता है आपका, इसलिए इसका नाम है निकोल प्रिज्म। तो जब हम लाइट को गुजार दे प्रिज्म से तो ये 7 रंग में विभक्त हो जाता है। यहाँ पर आपका लगा दीजिए पर्दा, इसको यदि हम लोग पर्दा बोल दे, यहाँ पे यदि हम पर्दा लगा देते हैं तो यह हमें मिलता है 7 कलर का रंग, एक ही आपका। इसको हम लोग पढ़े हैं, ये 10 में पढ़े हैं, लेकिन हम लोग को जो आगे पढ़ना है वो ये वाला नहीं है, लेकिन हम पहले ये जानेंगे तो पता चलेगा कि वो क्या है। तो ये स्पेक्ट्रम में आपका 7 रंग में विभक्त हो जाता है। कितना रंग डाल दिए, 3 2 5 4 9 रंग डाल दिए। इसको हटा दीजिए 2 को, यहाँ पे ऐसे समझ आइए, आपका 2 हट गया है ये वाला, यहाँ पे ऐसे 4 5 6 7, ये 7 कलर में ऐसे बटा, जिसमें से हम लोग ऐसा जानते हैं, इसको बोलते हैं विबग्योर, ऐसे नहीं, सीरीज है, ऊपर लिख दो नीचे लिख दो, कहीं से भी लिख दो, ये आपका इसका सीरीज है ये। अब स्पेक्ट्रम हम ऐसे देख रहे हैं कि ऐसे देख रहे हैं, पता नहीं है ना, हमें सीरीज याद रखना होता है। तो विबग्योर में वायलेट बताए थे सबसे कम तरंग दैर्घ्य होता है, और सबसे कम तरंग दैर्घ्य होता है तो ये ज़्यादा फैलता है। और ज़्यादा क्यों फैलता है इसका कारण पढ़ेंगे ये वाला स्पेक्ट्रम में। एटॉमिक स्ट्रक्चर जो स्पेक्ट्रम आगे आएगा कि कोई भी चीज़ का वेवलेंथ कम होता है तो उसको हम लोग न्यूमेरिकल के जरिए सीखेंगे कि उसका वेवलेंथ कम होने पे जो आपका है वो वेवलेंथ कम होने पे उसका स्पेक्ट्रम का वैल्यू या तरंग दैर्घ्य का वैल्यू बढ़ता घटता कैसे है। एक ना बंद कर दीजिए, वहां वाला बंद कर दीजिए जाके, तो बंद कर दीजिए नहीं तो बंद हो जाएगा ये। टोटल वहां वाला, चलिए ठीक है। तो ये आपका क्या रहता है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे हम लोग फिर से आएंगे। ये वायलेट कलर होता है, इसको बोलते हैं कम तरंग दैर्घ्य का, बैगनी कलर आपका कम तरंग दैर्घ्य का होता है, और लाल कलर आपका सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य का होता है। तो जिसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा होता है वो फैलता कम है, वो फैलता कम है, उसको हम लोग यहाँ सीखेंगे क्यों कम फैलता है उसको न्यूमेरिकल से। तो ये आपका कलर का ये सीरीज होता है, जहाँ पे हम लोग जानते हैं बीच वाला को हम ग्रीन बोलते हैं, यानी आपका हरा रंग का होता है। इसीलिए देखो एक होता है कि जब किसी व्यक्ति का ऑपरेशन हुआ है, यानी उसके आंख का ऑपरेशन हुआ है, तो उस टाइम उसको हरा चश्मा दिया जाता है। क्यों, दूसरा चश्मा बाद में उसको काला देते हैं हम लोग, ऐसे क्या देते हैं, हरा चश्मा देते हैं। तो हरा चश्मा उसको क्यों दिया जाता है, हरा चश्मा इसलिए दिया जाता है क्योंकि होता यूं है कि हरा रंग का जो तरंग दैर्घ्य है ना कम है ना ज्यादा है, बीचों बीच है। इसलिए आंख को देखने के लिए जब हम कम वाला तरंग दैर्घ्य को देखेंगे तब भी ज्यादा जोर लगाना होगा, और जब हम ज्यादा वाला को देखना चाहेंगे तब भी ज्यादा जोर लगाना होगा। लेकिन जब हम बराबर वाला को देखना चाहेंगे, यानी जब आपका ग्रीन वाला है जो है मीडियम वाला है, तो ना इसमें ना आंख को प्रेशर नहीं लगाना पड़ता है। इसीलिए ऑपरेशन के बाद हरा रंग का चश्मा दिया जाता है कि आंख को दिक्कत नहीं होगा किसी भी चीज को देखने के लिए, चूंकि हरा रंग को देखेगा, हरा रंग से वो आपका देख के क्या करेगा, सर्टिफाई करेगा। तो आपका इसीलिए हरा रंग का चश्मा दिया जाता है ऑपरेशन के बाद। अब बाद में फिर काला दिया जाता है, काला इसलिए दिया जाता है चूंकि लाइट की किरणें आ जाएगा, मतलब हरा देने के बाद 2 4 5 दिनों के बाद काला देते हैं हम लोग। और काला वैसा चश्मा देगा जो चारों तरफ से ब्लॉक रहेगा, देखा हुआ ऐसा चश्मा नहीं रहेगा खुला वाला, ब्लॉक वाला देगा। वो इसलिए देता है चूंकि अवांछित उस टाइम आपका आँख नया नया समझो एक्टिव होते रहता है, फिर से लेंस आपका एक्टिव होते रहता है, तो वैसा किरण ना पहुंच जाए आँख के अंदर जो आपको क्षति पहुंचा दे, इसलिए काला रंग का देता है। तो काला क्या करता है, सबको वहीं पे अवशोषित करके रख लेता है, खराब किरण को अंदर नहीं जाने देता, छन्ना पत्र की तरह काम करता है। इसीलिए वो आपको क्या दिया जाता है वहाँ पे, उसको बाद में काला रंग का देते हैं हम लोग, लेकिन पहले हरा देते हैं। इसीलिए ना हरा चीज देखने में आज सबको अच्छा लगता है, मतलब हर जगह हरा भरा। क्यों, क्योंकि आँख उसको देखने के लिए ज्यादा फोर्स लगा ही नहीं पाता है, एकदम देखने में आँख को बहुत नॉर्मल लगता है, आँख को प्रेशर न लगा, रिलैक्स महसूस होता है। इसीलिए हरा चीजें जहाँ भी आपका होता है, हरा भरा चीजें, वहाँ देखने में अच्छा लगता है, सीन अच्छा लगता है, इसीलिए।
क्योंकि हरा रंग का आपका तरंग दैर्ध्य क्या होता है, बीच वाला है, इसलिए। तो हम लोग यहाँ बीच वाला है ये मान, इधर हम लोग जानते हैं वायलेट सबसे कम, लेकिन आँख को देखने के लिए वायलेट को सबसे ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है, इसलिए आँख क्रियाशील नहीं होता है। इसलिए आकाश में जब स्कैटरिंग होता है वायलेट किरण का, तो वायलेट किरण का आँख हमारा सेंस नहीं करता है, हमारा आँख सेंस करता है फिर उसके बाद इंडिगो को भी ना करके ब्लू को करता है, इसीलिए हमें आकाश नीला दिखाई देता है। फैलता तो ये सब भी है, लेकिन आँख तक जो हमारा आँख सेंसिबल करता है, सेंस करता है, वो करता है ब्लू, नीला को, इसीलिए नीला ज्यादा हम लोगों को। और लाल कलर आपका दूर से दिखाई देगा, क्योंकि क्योंकि फैलेगा ही नहीं, अपने रास्ते पे चलेगा लगातार, इसीलिए ज्यादा दिखाई देता है। तो इस स्पेक्ट्रम को, ये भी एक स्पेक्ट्रम है, तो इसको बोला जाता है ना, इस स्पेक्ट्रम का नाम है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, यानी लगातार। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम का मतलब लगातार, मतलब रंग देने वाला स्पेक्ट्रम, ये लगातार चलता है, इसलिए उसको बोलते हैं हम लोग कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। अगला जो एटॉमिक वाला पढ़ेंगे वो स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस नहीं है, उसमें क्या होगा, कभी आएगा कोई कलर, कभी नहीं आएगा, कोई कलर आएगा चाहे कोई कलर गायब हो जाएगा। तो कोई कलर आएगा गायब कैसे होता है उसको आगे हम लोग पढ़ेंगे, तो ये वाला आपको यहीं तक रखते हैं हम लोग। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि जब हम लाइट को प्रिज्म से गुजारेंगे तो 7 कलर में विभक्त हो जाएगा, और सातों कलर का रेंज चलता है, कितना से कितना है, 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम, यानी 3900 से ये 7800 एंगस्ट्रम है। इसको ना कभी कभी बुक में बढ़ा के 8000 लिख दिया जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 4000 लिख दिया जाएगा, 4000 एंगस्ट्रम। वो किस लिए लिख देते हैं उसको बताते हैं। ये रंग का स्पेक्ट्रम यहाँ से यहाँ चलता है कि रंग का जो है ना साइज जो है ना, उसके तरंग दैर्ध्य का, प्रकाश का, लाइट का आकार है 3900 एंगस्ट्रम। एक एंगस्ट्रम बराबर होता है 10 का पावर -10 मीटर, एक एंगस्ट्रम बराबर 10 का पावर -10 मीटर, यानी 3900 गुने 10 का पावर -8 मीटर हो जाएगा, क्योंकि 100 है तो गुना होगा, तो यानी इतना से इतना तक देखता है। लेकिन आंख क्या है ना, डायरेक्ट 3900 से देखना शुरू नहीं करता है, हमारा आंख जो है वो 4000 एंगस्ट्रम को थोड़ा अच्छा से देख लेता है। देखने का तो 3900 एंगस्ट्रम से शुरू है आंख का रेंज, कि हम वही वस्तु को देख सकते हैं जिसका तरंग दैर्ध्य 3900 एंगस्ट्रम होता है, और कहाँ तक होता है 7800। 7800 के बाद वाला एंगस्ट्रॉम को हम नहीं देख पाएंगे, ना ही 3900 से नीचे वाला को देख पाएंगे। ये सब कौन देखता है, कुछ आपके जानवर वैसे हैं वो देख लेता है, कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको प्रयोग में, जैसे हम बताए थे रिमोट का लाइट, इसका एंगस्ट्रॉम लगभग कितना, 8100, तो रिमोट से लाइट निकलता है, ऐसे नहीं कि ऐसी काम हो रहा है, लेकिन 7800 से ज्यादा एंगस्ट्रॉम है, तो आंख से हम नहीं देख पा रहे हैं, तो देख ही नहीं पा रहे, तो हम लोग को लग रहा है कि ऐसे ही आपका चल रहा है, रिमोट से लाइट निकल रहा है, लेकिन आंख हमारा सेंस नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि 8100 एंगस्ट्रम है, और आंख हमारा सेंस करता है 8000 एंगस्ट्रम मैक्सिमम तक, और 8100 है तो 100 से ज़्यादा है, तो 100 ज़्यादा होने के कारण हम लोग जब ऐसे देखिएगा सेंसर वाली चीज़ें बना रहता है, जिसमें ऐसे हाथ लगाते हैं तो पानी गिरना शुरू हो जाता है, वहाँ पे भी लाइट है, लेकिन वो लाइट को हम देख नहीं पा रहे। क्यों, क्योंकि हमारा आँख तो 8000 एंगस्ट्रम तक ही सोचता है, उसके आगे तो देख ही नहीं पा रहा है। जैसे सुनने वाला भी पढ़ा था कि सुनते हम लोग कौन सा ध्वनि, 20 से 20,000 हर्ट्ज, उसके बाद वाला नहीं सुनते, ना ही उससे कम वाला सुनते हैं, उसके बीच का ही सुन पाते हैं। अब बच्चा, हम बताए थे कि बच्चा जो है 20 हर्ट्ज से कम का सुन लेता है, इसीलिए रात में वो जल्दी जग जाता है, रात के बीच बीच में उठते रहेगा। क्यों, क्योंकि नॉर्मल आदमी जो है वो 20 हर्ट्ज का सुन ही नहीं पाता नीचे, और वो 10 हर्ट्ज का बच्चा सुन लेता है, थोड़ा सा भी आवाज हुआ तो सुन लिया, तो उस आवाज को सुन लेने के कारण जगता है। उसी तरह आंख का रेंज है 3900 से 7800। तो ये हो गया आपका स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम का मतलब होता है पर्दे पे प्राप्त होने वाला किरण, सीधी समझ आओ, या तो कलर का किरण रहे या फिर किसी चीज का किरण रहे, तो वो किरण जो पर्दे पर प्राप्त होता है उसी को हम लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रम। अब यहाँ से हम पढ़ेंगे एटॉमिक स्पेक्ट्रम। ये स्पेक्ट्रम का एग्जाम्पल, ओनली स्पेक्ट्रम जान रहे थे क्या होता है। तो नॉर्मल स्पेक्ट्रम जो हम लोग देखते हैं इंद्रधनुष के रूप में बरसात के दिनों में, आपका सूर्य के विपरीत दिशा में होता है या सूर्य की दिशा में होता है? हाँ, सूर्य जिधर रहेगा उधर स्पेक्ट्रम बनेगा, कि सूर्य जिसके विपरीत दिशा में स्पेक्ट्रम बनेगा? सन जिधर रहेगा वो लाइट देगा ना, तो स्पेक्ट्रम कहीं और बनाएगा ना। उधर देखे तो हो सकता है उस टाइम 3 बजा हो, सूरज उधर था और आप देख लिए स्पेक्ट्रम इधर।
ऐसा ही हुआ है। हाँ, रील्स में देख लिए लग रहा है। तबे चलो आगे। तो ये होता है स्पेक्ट्रम नॉर्मल हम लोग जो सीखते हैं। अब स्पेक्ट्रम जो पढ़ना है वो है एटॉमिक स्पेक्ट्रम। एटॉमिक स्पेक्ट्रम फिर से लगा रहे हैं इसको हम लोग। तो देखिए एटॉमिक स्पेक्ट्रम क्या है उसको समझते हैं हम लोग। एटॉमिक स्पेक्ट्रम में क्या है कि इसमें क्या होता है कि जैसे लाइट का आप गुजार रहे थे प्रिज्म से, यहां पर आएगा एटॉमिक गैस। यानी कोई आपका एटॉमिक गैस जो है आपका परमाणविक गैस है, जैसे कि ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऐसे। तो हम लोग ना ज्यादातर जो स्पेक्ट्रम बनाए वो हाइड्रोजन पे बनाए हैं, ठीक। इसीलिए जब हम पढ़ाए थे बोर का नियम तो उसमें बताए थे कि रदरफोर्ड का नियम स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं करता है और बोर का नियम स्पेक्ट्रम की व्याख्या करता है। तो कैसे करता है उसको समझेंगे। तो एटॉमिक गैस को यदि आप क्या करो, करंट दे दो। ये जो गैस है ना उसमें हम करंट छोड़ दिए, विद्युत धारा। ये करंट यदि हम छोड़ दिए तो करंट छोड़ दिए तो हीट हो गई। और हीट होने के बाद क्या होगा कि देखो इसमें क्या होता है, हीट होने के बाद समझिए कि गैस का ना कच होता है, हर एक परमाणु का कच होता है। तो पहले हम कच बना देते हैं ऐसे, 3 है, एक यहाँ पे ऐसे ही लगा देते हैं आपका 4 कच। इसको समझते हैं, पहला कच है आपका। एक और छोटा इसमें बना दे, कच ही तो जानना है बस, गोल से ऐसे बन गया, ठीक। ये आपका कच है, 4 कच समझ लेते हैं। ये आपका नाभि है, यहाँ पे प्लस लिख देते हैं, नाभि है, ठीक। ये प्लस वाला एरिया नाभि है, इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन यहाँ पे है। यहाँ पे आपका कौन है, ये आपका कच है, KLMN, इतना आपका कच है, ठीक। अब इस सब का कच क्या है, इस सब का ऊर्जा फिक्स है, जो हम लोग बोर के सिद्धांत में पढ़े थे। और कच की ऊर्जा निकालने का फॉर्मूला भी सिखाए थे आपको। ENH यानी एनवा कच का ऊर्जा होता है -13.6 गुने जेड का स्क्वायर बटा एन का स्क्वायर। जहां जेड क्या है, परमाणु संख्या है, और एन क्या है, कच की संख्या है। यही हम लोग को ये सीखे थे पहले। ये फार्मूला एक सीखे थे कि एनवा कच का ऊर्जा, जैसे के का ऊर्जा कितना है ये पता करना हम लोग को, एल में कितना ऊर्जा है, एम में कितना ऊर्जा है, एन में कितना ऊर्जा है। तो इसका आपका ये वाला था ये। अब इसमें देखो हम लेते हैं हाइड्रोजन गैस के बारे में। यहाँ एटॉमिक गैस के रूप में किसको ले लेते हैं, हाइड्रोजन गैस को। तो हाइड्रोजन गैस का लिए तो परमाणु संख्या हाइड्रोजन का कितना होता है, 1। और एक कच की संख्या यदि हम लोग पहला कच के लिए तो 1। तो सबका ना कच को हम लोग जब ये वाला करेंगे, कैलकुलेट करते जाएंगे ना, तो शुरू वाला का जो पहला कच है तो पहला बटा पहला यानी 1 का स्क्वायर बटा 1 का स्क्वायर यानी 1। तो -13.6 में गुना करेंगे तो पहला कच का ऊर्जा का मात्रक है, पहला कच का जो ऊर्जा है ना वो है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरा कच का जो ऊर्जा है ना कैलकुलेट करेंगे तो आता है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तीसरा है -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और चौथा कच का है -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चारों कच का याद रखेगा। ये आपका जेई नीट वगैरह जो IIT वाला सवाल होता है उसमें पूछा गया था कि एम कच की ऊर्जा का जो वैल्यू होता है आप बताइए कितना होता है, एम कच के पास कितना ऊर्जा है। तो -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा इसका होता है। अब देखो क्या होगा, यही से मेन है, इसी से हम लोग समझेंगे कि क्या होता है और कैसे स्पेक्ट्रम बनता है। तो यहाँ देखिए हाइड्रोजन गैस है, हम दे दिए इस गैस में करंट। अब करंट दे दिए तो किसी को आप करंट दीजिएगा तो जैसे नॉर्मल आदमी को देंगे तो अलग बात है, तो उसमें भी एनर्जी आएगा, इसी कारण तो बाहर फेंकाता है। जब भी करंट को कोई छूता है तो इतना ज्यादा एनर्जी आ जाता है कि वो एनर्जी क्या कर देता है, उसको बाहर फेंक देता है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये क्या करेगा, यहाँ पे एनर्जी देंगे हम लोग, नींद, मतलब वाह, गौर से ऐसे करके अभी ये रीढ़ का हड्डी इसका एकदम कैसे हो रहा है, सीधा रहो। तो यहाँ पर देखो क्या होगा कि हम देंगे इसको एनर्जी। तो एनर्जी देंगे तो क्या होगा कि एनर्जी देंगे ना, तो हम लोग पढ़े थे कि एनर्जी जब इलेक्ट्रॉन लेता है तो जंप करता है, क्या करेगा, जंप। तो ये एनर्जी हम लोग दे देते हैं करंट में, तो करंट के जरिए एनर्जी दिए तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा ना, इलेक्ट्रॉन को, यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगा और ये जंप करेगा जाके इधर दूसरा कक्ष में।
और जब दूसरा कक्ष में जाता है तो मतलब होता है ना, जैसे कि नॉर्मल आदमी जैसे कि गांव का है तो शहर देखने के लिए एकदम जाएगा एकदम उत्तेजित अवस्था में कि तुरंत एकदम जाएगा एकदम देखने के लिए शहर देखेंगे कैसा लग रहा है। फिर लेकिन उसका मन लौटता है गांव की तरफ, यानी जब वो एक्साइटेड स्टेट में गया तो कौन सा स्टेट में चल गया? हाँ, एक्साइटेड स्टेट में चला गया। वो एक्साइटेड मतलब उत्तेजित होकर चल गया। और शहर में रहने के लिए उसको लोग ही नहीं मिल रहा, मन ही नहीं उसका लग रहा है। अब मन नहीं लग रहा है तो उसको क्या है, वो पुराना गांव में इधर वाला के याद करेगा। तो इधर वाला याद करेगा तो एनर्जी लेके गया है, तो गांव वाला कहेगा कि जितना एनर्जी मतलब जैसे ना बोलता है, शहर वाला जब आता है तो बोलता है कि ज़्यादा पैसा उसे गर्मी हो गया इसको, मतलब गांव में आने के बाद तो बोलता है पैसा की गर्मी शांत कर लो, यहाँ गांव में रहना है तो ठीक से रहो। तो वही बात यहाँ पे होता है, इलेक्ट्रॉन जाता है यहाँ पे जंप किया, तो जंप किया तो कौन सा स्टेट में पहुंच गया? उत्तेजित अवस्था में। फिर ही लौटना चाहता है, तो लौटना जब चाहेगा तो हम लोग सीखे थे इसी बोर का नियम में। जब बोर का नियम नहीं पढ़ा है तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। बोर के नियम में पढ़े थे कि इलेक्ट्रॉन जंप करता है अंदर से बाहर और बाहर से अंदर। तो जब बाहर से अंदर जाएगा तो क्या करेगा, अंदर से जब बाहर जाएगा यहाँ पे तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन मतलब एनर्जी का क्या करेगा, गेन करेगा। और जब भी बाहर से अंदर जाएगा तो एनर्जी का लॉस करेगा। वही काम यहाँ एनर्जी का क्या करता है, लॉस करता है। इसी दौरान अब समझो, जब एनर्जी को लॉस करेगा तो यहाँ ध्यान दो कि -13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो जब भी जाएगा तो ये दूसरे कक्ष में ना जाएगा, इसमें जाएगा यहाँ पे, या तो हो सकता है तीसरा कक्ष में जाए, चौथा कक्ष में जाए। तो इसके लिए ना ऊर्जा फिक्स है, यानी -13 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से आपको यदि जाना है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो आपको कितना आपको ऐड करना पड़ेगा आपके पास ऊर्जा? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तभी ना जाइएगा इसमें। मान लेते हैं कि किसी का ऊर्जा रह गया आपका 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तब तो नहीं जाएगा, तो वो वहां से तो जाएगा नहीं, इसके अंदर फिर ये कूदेगा ही नहीं। जब हम इसको 10.2 देंगे तब भी जाएगा इसमें, और जब हम इसको थोड़ा और ज्यादा देंगे तब जाएगा इसमें, तब जाएगा इसमें। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा फिक्स है, तो ध्यान देगा, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा फिक्स है, तो यहाँ के बाद यहाँ वाला जैसे आपका यहाँ से यहाँ गया इलेक्ट्रॉन, तो उसके बीच में भी तो इलेक्ट्रॉन है, आपका समझ आए, उसके बीच में भी तो आपका लाइट का किरण है। इसको ऐसे समझना है कि हम लोग स्पेक्ट्रम जो होता है ना, वो दिखाई देता है और कुछ दिखाई नहीं देता है। जो हम लोग एटॉमिक स्पेक्ट्रम है उसमें क्या होता है कि वाला जो है ना एटॉमिक स्पेक्ट्रम में, यहाँ पे से जब हम लोग ये एटॉमिक गैस को क्या करें, गर्म करके भेजे ना, तो उससे ना यहाँ पे जब हम प्रिज्म के जरिए इसको देखे तो यहाँ पे देखे तो कुछ ही कलर आ रहा था, कुछ कलर आ रहा था, अब बाकी कलर गायब। यानी यहाँ पे समझ आए कि खास खास कलर आ रहा है, अब बाकी कलर गायब हो जा रहा है। अब जैसे यहाँ पे समझो कि यहाँ पे हम एक और बताए थे, और थोड़ा सा और डिटेल समझते हैं, पूरा अच्छा से समझना होगा। यहाँ पे ये हम लोग पढ़े थे 3900 एंगस्ट्रम से कितना 7800 एंगस्ट्रम तक। यहाँ था बैगनी कलर, वायलेट कलर, और यहाँ था कौन, रेड कलर, बीच में था कौन, ग्रीन कलर। समझो, यहाँ था आपका, उसके बाद जामुनी, आपका इंडिगो बोलते हैं जिसको हम लोग, और फिर इसके बाद कौन था, ब्लू था। यहाँ पर आप समझेंगे, ये आपका इंडिगो था, ब्लू था, ये सब आपका जामुनी कलर वाला था। तो यहाँ पर क्या था, वायलेट कलर है ना, तो बैगनी कलर का भी एक ही कलर नहीं है, बैगनी में भी हजारों कलर है। तो ये हजारों कलर इसके बीच में यहाँ यहाँ जितना भी है, ये देखो बैगनी 3900 एंगस्ट्रम हुआ। अभी मान लेते हैं कि यहाँ पर आपका समझ आते हैं 4000 एंगस्ट्रम हुआ, मान लेते हैं यहाँ पे, तो 1000 एंगस्ट्रम के बीच में और सारा लाइट तो होगा, बहुत सारा लाइट है इसके अंदर, तो बहुत सारा लाइट है, लेकिन ये बहुत सारा लाइट क्या है, दिख नहीं रहा है। आप मतलब समझ आए कि आपका इसका सबका स्पेक्ट्रम नहीं बन रहा है। हालांकि सबका स्पेक्ट्रम होता है और सबका स्पेक्ट्रम अलग अलग होता है, जैसे सबका फिंगरप्रिंट अलग अलग होता है, वैसे ही हर एक गैस का स्पेक्ट्रम अपना है। वो कौन कलर दिखाएगा वो निर्भर करता है गैस के प्रकृति पे। हाइड्रोजन गैस डाले तो हो सकता है वायलेट दिखे, ब्लू दिखे, रेड दिखे और सब कलर नहीं दिखे। हो सकता है हम दूसरा गैस डाले, ऑक्सीजन डाले, तो हो सकता है कोई कलर में आपका ग्रीन दिखे, उसके बाद आपका जो आपका रेड के बगल में इधर कौन रहता है, इधर वाला कलर जो आपका है, हाँ, ऑरेंज और येलो, तो हो सकता है पीला दिखे नहीं दिखे। यानी क्या है, वैसा स्पेक्ट्रम जिसमें आपका कोई कोई कलर दिखे और कोई आपका खास खास कलर दिखे और सारा कलर नहीं दिखे, वैसे स्पेक्ट्रम को बोलते हैं हम लोग एटॉमिक स्पेक्ट्रम। और इसी में इस स्पेक्ट्रम का नाम है एटॉमिक स्पेक्ट्रम में आपका क्या होता है,
कोई कोई दिखता है, कोई कोई नहीं दिखता है, ऐसे स्पेक्ट्रम को ही बोलिएगा आप एटॉमिक। और क्यों नहीं दिखता उसका कारण यहाँ सीखेंगे अभी कि क्यों नहीं, सब क्यों नहीं दिखता है। जैसे लाइट में सब दिखता है तो इसमें क्यों नहीं दिखता है, तो कोई कोई स्पेक्ट्रम नहीं दिखता, उसका कारण हम लोग जानेंगे। इस एटॉमिक स्पेक्ट्रम ना दो टाइप का होता है। एक का नाम है, यहाँ पे थोड़ा सा लिख रहे हैं हम यहाँ पे, एक को हम लोग बोलते हैं, कहाँ पे लिख दे समझाने के लिए, एक को हम लोग बोलते हैं इमिशन, अगला में लिख दे क्या करें समझिए। एक को बोलते हैं हम लोग इमिशन स्पेक्ट्रम और एक को बोलते हैं ऑब्जर्प्शन स्पेक्ट्रम। इमिशन का मतलब होता है उत्सर्जी, यानी उत्सर्जन करता है, और ये होता है अवशोषी, मतलब अवशोषण करता है। दो तरह का स्पेक्ट्रम होता है, एक आपका हो जाएगा उत्सर्जी और एक आपका हो जाएगा अवशोषी। तो हम लोग पहले पढ़ेंगे इस स्पेक्ट्रम को, इमिशन वाला उत्सर्जय स्पेक्ट्रम। तो यहाँ हम यही बता रहे थे कि हम यहाँ ये चल रहे थे हम लोग कलर वाला में, कि कोई कोई आपका कलर दिखेगा, कोई कोई नहीं दिखेगा, ऐसे स्पेक्ट्रम को बोलेंगे एटॉमिक स्पेक्ट्रम। और जिसमें कोई कोई दिखेगा उसको बोलेंगे उत्सर्जी, और जिसमें कोई कोई गायब होएगा, यानी समझ आए कि सब दिखे और दो चार गो गायब हो जाए, तो उसको बोलेंगे अवशोषी। और इसमें आपका कुछ ही दिखे बाकी सब गायब रहे, एकरा में सब दिखेगा कुछ कुछ गायब, और एकरा में कुछ कुछ दिखेगा बाकी सब गायब। समझ गया, कुछ कुछ दिखेगा यानी कोई कोई कलर दिखेगा, बाकी सारा गायब। इसमें आपका बाकी सारा दिखेगा और कुछ कुछ कलर गायब रहेगा, वैसे स्पेक्ट्रम को बोलते हैं अवशोषी और इसको बोलते हैं उत्सर्जी। हम फिर से डायग्राम बनाते हैं इसको यहाँ पे समझाने के लिए। ये है आपका, उसमें ज़्यादा ये हो जाएगा ना, वहीं पे बार बार रहेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। 4 ठीक। अब यहाँ पे लिखने वाला पार्ट यहाँ रखेंगे बीच में, ठीक है। ये बताए थे के एलिमेंट, एक बीच में सी को डाल देते ना यहाँ पे, एन 4 कक्ष है। ऊर्जा कितना कितना बताओ, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरा का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तीसरा का -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चौथा का 0.85 माइनस में इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहाँ काम क्या हुआ था, हमने दिया था क्या, इलेक्ट्रॉन, यानी जो आपका समझ आए कि आपका गैस था, जो आपका एटॉमिक गैस था उसमें हमने डाला इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन मतलब आपका करंट। करंट डाले तो करंट से क्या हुआ, ये किया जंप। जंप करने के बाद क्या यहाँ पर आया, वापस आया। तो जब वापस आया ना, तो जिस एनर्जी फॉर्मेट में वापस आता है उसको हम लोग बोलते हैं फोटोन। जब वह एनर्जी का लॉस करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं फोटोन। तो पहला काम, स्पेक्ट्रम कैसे बनता है उसको हम लोग एक एक करके सीखेंगे। पहला काम क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिलता है। इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिलता है कहाँ से, करंट से, विद्युत धारा से। और इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिलता है तो वो क्या करता है, जंप करता है, जंप करता है। फर्स्ट पॉइंट यही होगा, इलेक्ट्रॉन को मिलेगा करंट और वो कर जाएगा वहां पे, वो क्या करेगा, जंप करेगा। दूसरा पॉइंट, दूसरा आपका क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन जंप किया तो क्या किया, एनर्जी का गेन किया। गेन करने के बाद जंप करता है, तो एनर्जी जब गेन करता है तो किस स्टेट में पहुंच जाता है, वो एक्साइटेड स्टेट में। तो दूसरा पॉइंट ये बनेगा कि इलेक्ट्रॉन कौन सा स्टेट में पहुंच जाता है, एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाता है, स्टेट में पहुंच जाता है। अब कोई, हम बताए थे अभी, कोई भी एक्साइटेड स्टेट में ज़्यादा देर रहना नहीं चाहता है। तब देखा होगा कि सब कोई चाहता है जिंदगी में क्या, कि शांति हो, उसके लाइफ में पीस रहे। एक्साइटेड स्टेट में पीस कम है, तो इलेक्ट्रॉन लेके गया एनर्जी। ऐसे भी देखो जिसके पास एनर्जी ज़्यादा आ जाएगा वो अनस्टेबल होगा। तो हर कोई चाहता है, इलेक्ट्रॉन भी चाहता है कि हम कहाँ रहें, सबसे निचलों का यहाँ पे रहे। जहाँ पे एनर्जी कम है वहाँ पे रहे, शांति रहेगा। जहाँ पे एनर्जी ज़्यादा है, मतलब भीड़ ज़्यादा, वहाँ पे रहना वो नहीं चाहता है। तो एनर्जी कम है तो यही रहना चाहता है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँच जाता है, एक्साइटेड स्टेट में पहुँच जाता है। अब क्या करता है, वो वापस आना चाहता है। वो गया जैसे गांव से शहर, तो शहर में उसको अच्छा नहीं लगा, सारी व्यवस्था, मतलब समझ आओ कि उसको अच्छा नहीं लगा, तो वापस लौटना चाहता है।
वापस जब लौटेगा तो उसको बोलेंगे ग्राउंड स्टेट। तो जब वापस लौटेगा तो क्या करेगा वो? एनर्जी का लॉस करेगा। क्या? क्योंकि बोलेगा ये गांव वाला कि ज़्यादा एनर्जी लेके आना नहीं तो गांव में घुसने नहीं देंगे। तो यहाँ गांव में घुसने, जैसे कोरोना के टाइम में हुआ था, शहर वाला के घुस ही नहीं दे रहा है, कोरोना लेके आ रहा। तो गांव में, गांव के लोगों को भी कोरोना हुआ, लेकिन गांव के लोगों को बोल रहा था कोई, गांव के लोगों को कोरोना हुआ तो इधर का हुआ, शहर वाला आदमी कोरोना नहीं लेके आएगा। इसलिए वो इंटर करने दे ही नहीं रहे थे। आप दे भी रहे थे तो सही नज़र से नहीं देख रहे थे, गलत नज़र से देख रहे थे उसको। तो यहाँ पर आपका क्या है, वही काम तीसरा इलेक्ट्रॉन को कहता है कि आना है तो आओ, लेकिन अपना क्या है, एनर्जी लॉस करके आओ। तो एनर्जी लॉस करेगा किस में? फोटोन में। प्रकाश का कण का ऊर्जा को हम लोग बोलते हैं फोटोन। प्रकाश में क्या है? कण है। अब प्रकाश का कण में ऊर्जा पाया जाता है, वही ऊर्जा का तो इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? आपका सिलिकॉन से हम लोग बनाते हैं सोलर प्लेट। सोलर प्लेट जो बनता है उसमें क्या है, प्रकाश का कण गिरता है, उस कण के अंदर ऊर्जा होता है जिसका नाम है फोटोन। और ई ऊर्जा को बैटरी में हम डाल के बना लेते हैं रासायनिक ऊर्जा। और ई रासायनिक ऊर्जा को बना लेने के बाद हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं यहाँ पे। तो सोलर प्लेट में इसका इस्तेमाल करते हैं। सोलर प्लेट आपका किसका बना होता है? सिलिकॉन का। सिलिकॉन का बना होता है और उसमें सिलिकॉन का पट्टी लगा होता है, बीच में एक रहता है जिसको बोलते हैं रेयर मेटल, मतलब रेयर अर्थ मेटल। हम बताए थे रेयर अर्थ मेटल सबसे ज़्यादा किसके पास है? चीन के पास। इसीलिए चीन में टेक्नोलॉजी आगे है। इसलिए नहीं कि मतलब ये है, चीन के पास एगो मेटल है, उसको मिला, और वो मेटल जरूरी है कुछ भी बनाने के लिए। मोबाइल भी बनाना है तो दूसरा देश बनाएगा ना जब, तो उसमें एक रेयर मेटल का जरूरत पड़ेगा, वो कंडक्टर का काम करता है। इसीलिए तो इंडिया में चिप वगैरह नहीं बनता है, तब हम लोग दूसरे जगह बनाते हैं। और बनाते भी हैं तो कुछ कुछ हिस्सा बेंगलोर में ही बन पाता है, क्योंकि बेंगलोर में आपका सिलिकॉन है, उसके कारण बन पाता है, ऐसे नहीं बन पाता है। तो आपका सिलिकॉन के कारण बन पाता है, रेयर मेटल होने के कारण चाइना भी आ गया है। अभी जैसे देखो चाइना अमेरिका में ये चलता है, तो अमेरिका को बोलता है अमेरिका टेक्नोलॉजी में आगे है, लेकिन उसके पास है ये नहीं रेयर मेटल। तो ये बेचारा मतलब समझ जाओ, चीन से वो लड़ाई इसीलिए नहीं लेता है। चीन, क्या? ऐसा थोड़े है कि चलता नहीं है, अब वो ज्यादा मात्रा में बना। हाँ, तो जल्दी खराब होने का कारण है, वो इतना जल्दी बनेवे करता है। अब हम कोई चीज जल्दी करेंगे, बहुत ज्यादा फास्ट दौड़ेंगे तो हफेंगे ही जल्दी। बहुत मान लीजिए कि कोई बहुत अच्छा रनर है, बहुत ज्यादा फास्ट दौड़ा, हफेगा ही वो। वही कारण है, चाइना इतना प्रोडक्शन है, दिन भर उसका कर रहा है, सब प्रोडक्शन हो रहा है लगातार एकदम सारा काम में, तो उसका थोड़ा सा क्वालिटी तो कमेगा ही। दूध को गर्म किया जाता है पता है 30 मिनट तक, तब दूध रहता है 7 दिन तक। और हम लोग कितना देर में गर्म करते हैं? कितना देर चलेगा? फटता जल्दी गर्म क्यों? वही दूध आपका फिर मतलब पैक करके देते हैं तो 6 7 8 10 दिन का रहता है, चलता है ज्यादा क्यों? वही, जितना देर में उसको 30 मिनट तक खौलाया गया, लेकिन कितना ताप पे? 70 डिग्री पे। और हम लोग खौलाते हैं कितना पे? 100 पे। यही अंतर है कि दूध को खौलाना है 70 डिग्री पे, और हम खौला रहे हैं डायरेक्ट 100 डिग्री पे। जब 100 डिग्री पे खौलाएंगे तो उसका तो वैलिडिटी नहीं रहेगा। वही कारण है। अर्थ मेटल के कारण उसके पास पता नहीं, भगवान दिए भी तो उगरे यहाँ काहे दे दिए। इंडिया को देना चाहिए था, इधर नहीं दिए, उधर दे दिए, उधर दे दिए, उसके कारण आपका ये हो गया। हम्म। इसीलिए चाइना का भाव बढ़ल है, भाव बढ़ल रहेगा ना। चाइना ने क्या क्या काम किया कि कोई आदमी मोबाइल बना रहा है तो वो मोबाइल नहीं बनाता है। चाइना, तुम सोच रहे हो सिर्फ मोबाइल में, वो पार्ट्स बनाता है। वो सोचता है कि पार्ट से बना के बीच में घुसल है वो, उसका मतलब समझो आत्मा में घुसल है, शरीर से ओकरा काम ना है, शरीर तो कोई भी बना लेगा। कि जो हम लोग मोबाइल वगैरह में रहता है मेड इन इंडिया, वो ऊपरे से सब खोलिए ओलिए बनाते हैं, अंदर वाला सब काम उसी का है। इसलिए वो लोग ज्यादा मतलब ये है अभी। लेकिन इंडिया को थोड़ा सा बेनिफिट होने वाला है, अर्थ मेटल मिलने वाला है। हाँ नहीं, मतलब अर्थ मेटल उनसे मिलने वाला है। इंडिया को पहले चाइना नहीं देता था, अब देगा। क्यों? अभी थोड़ा सा फ्रेंडशिप बढ़ा है अमेरिका, अमेरिका के कारण हल्का सा अमेरिका ज़्यादा टैरिफ वगैरह लगाया, तो अमेरिका को कंट्रोल करने के लिए इन लोग एक साथ आ गए। रूस वगैरह जो देश है, सब लड़ाई के जड़ अमेरिका अकेले है।
लेकिन इंडिया अभी इतना बड़ा मार्केट है कि हर किसी को जरूरत इस चीज का है। तुम सामान बना लोगे, बेचोगे कहाँ? आओ हमारे पास, फिर तो आओगे हमारे पास ना, हम ही खरीदेंगे। तो इसीलिए इंडिया को सब कोई चाहता है कि अपने पास रखें, क्योंकि इससे बड़ा मार्केट किसी के पास नहीं है, इंडिया का ही है। और पहला मार्केट इंडिया में बनाया भी गया था, एलेक्जेंड्रिया नाम का शहर, जो सिकंदर ने बसाया था। तो वो आपका यही है। चलो, हम लोग यहाँ थे, हम बता रहे थे कि इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाता है, लेकिन वहां पे वो अनस्टेबल है। क्या है? अनस्टेबल, यानी उसका रुकने का मन नहीं है, तो वापस आना चाहेगा। तो हम बताए वापस आना चाहेगा तो क्या करेगा? एनर्जी का लॉस। तो तीसरा पॉइंट यही बनेगा। तीसरा पॉइंट क्या बनेगा? इलेक्ट्रॉन अपने निम्न कक्ष में, निम्न मतलब जो लो एनर्जी वाला कक्ष है, अपने निम्न कक्ष में, इलेक्ट्रॉन अपने निम्न कक्ष में ऊर्जा का लॉस करके आना चाहता है। ऊर्जा का लॉस करके आता है, आना चाहता नहीं, आता है। ये तीसरा पॉइंट यही हो गया आपका। कि तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा आपका? ऊर्जा का लॉस करके आता है। अब ऊर्जा का लॉस किस में करता है? फोटोन में करता है। अभी वही बता रहे थे, प्रकाश के ऊर्जा, प्रकाश के पास एक कण है जिसको फोटोन बोलते हैं, उसमें एनर्जी है। और जो ये जो एनर्जी है उसी का इस्तेमाल हम लोग रासायनिक में करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के पास भी वो एनर्जी है। तो इलेक्ट्रॉन का यह एनर्जी फोटोन एनर्जी होता है। यह एनर्जी फोटोन एनर्जी होता है। तथा तथा यह तथा यह जो है दूसरे कक्ष से पहले कक्ष के ऊर्जा के अंतर के बराबर होता है। दूसरे कक्ष तथा पहले कक्ष के ऊर्जा के अंतर के बराबर होता है। ऊर्जा के अंतर के बराबर होता है। अभी लाइन में क्या कह रहा है उसको थोड़ा समझ लेते हैं। चौथा लाइन जो है, 4 ही लाइन से स्पेक्ट्रम बनता है। स्पेक्ट्रम बनने की ये आपका 4 ये प्रोसेस है, इसी से स्पेक्ट्रम बनेगा। और समझेंगे कौन सा लाइन दिखेगा और कब नहीं दिखेगा। तो अब हुआ यूं कि इलेक्ट्रॉन क्या किया? इलेक्ट्रॉन अपना लॉस किया ऊर्जा का, और कहाँ आना चाहा है आपका? ये आना चाहता है कहाँ पे? पहले कक्ष में। तो पहले कक्ष में जब आता है तो एनर्जी का लॉस करता है, लेकिन कितना करेगा? अब ये भी है कि कितना एनर्जी वो लॉस करके आए तो अपना वाला कक्ष में आ जाएगा। तो कितना एनर्जी लॉस करके आएगा? कितना एनर्जी लॉस करके आएगा, ये डिसाइड कैसे होता है? ये डिसाइड होता है दूसरा कक्ष माइनस पहला कक्ष। मान लिया जाए कि यहाँ पर पहुंच गया था दूसरा कक्ष में, और यहाँ से जंप कर रहा है, तो ये दोनों के बीच का अंतर, दोनों के बीच का अंतर बताए थे कितना? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कितना आपका खर्च करके आएगा? 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को दे देगा कहीं पे, या फिर समझ जा कि घूर के खत्म कर लेगा, तो अब ये आएगा इसके पास। तो यानी कह रहा है फोटोन का एनर्जी ऑफ फोटोन, यानी एनर्जी ऑफ फोटोन बराबर होगा किसका? फोटोन बराबर होगा E2 माइनस E1 का। यानी दूसरा कक्ष का एनर्जी माइनस पहला कक्ष का एनर्जी। इसमें थोड़ा न्यूमेरिकल चीजें भी हम लोग सीखेंगे, ठीक? तो इसीलिए E2 माइनस E1 आया। तो ये 4 पॉइंट याद रहेगा। कौन कौन है? इलेक्ट्रॉन ऊर्जा लेता है कहाँ से? करंट से। और करंट से ऊर्जा लेता है तो पहला पॉइंट यही है, जंप कर जाता है। और जंप जब करता है तो क्या करता है? किस स्टेट में पहुंच जाता है? एक्साइटेड में, जहां उसको ठीक ठाक नहीं लगता है, एनर्जी ज्यादा हो के कारण। तीसरा है इलेक्ट्रॉन अपने निम्न कक्ष में वापस आना चाहता है, तो क्या करता है? ऊर्जा का लॉस करता है, जो गेन किया था वो लॉस। और चौथा पॉइंट है कि इलेक्ट्रॉन का यह एनर्जी जो लॉस होता है वो कितने के बराबर होगा? दूसरा कक्ष का एनर्जी, जहां से वो जंप करना चाहेगा और जहां वो जंप करेगा वहां के एनर्जी के अंतर के बराबर होगा फोटोन का ऊर्जा। अब फोटोन का ऊर्जा, एनर्जी ऑफ फोटोन ये होता है। अब देखो एनर्जी ऑफ फोटोन जो होता है ना, वो आपका क्या होगा? एनर्जी ऑफ फोटोन जो होता है उसका एक सूत्र होता है। आगे बढ़े, इतना हो जाएगा। 4 इसमें पॉइंट थे, ये 4 पॉइंट को हम लोग ये कर लिए। आगे हम लोग इसमें बढ़ेंगे। देखो जो एनर्जी ऑफ फोटोन होता है, एनर्जी ऑफ फोटोन वो किसके बराबर होता है? वो बराबर होता है आपका Hc बटा लेमडा का। यानी E बराबर फार्मूला होता है Hc बटा लेमडा। अब E क्या है? ये H क्या है, C क्या है, लेमडा क्या है?
लेमडा का मतलब होता है तरंग धैर्य। तरंग धैर्य सिखाए थे आपको पहले कि जब कोई, जैसे इसको हम सिखाया था आपको कि जब कोई व्यक्ति झूला झूलता है तो जहां से शुरू करता है और जहां तक जाता है उसके बीच के दूरी को बोलते हैं तरंग धैर्य। तो वही बात है। हाँ, लेमडा मतलब तरंग धैर्य। एच एक खास चीज है जिसको बोलते हैं प्लांक कांस्टेंट। प्लांक नाम का वैज्ञानिक था। सबने अपने नाम नाम का एक कांस्टेंट दे रखा है कि किसी भी चीज का वैल्यू निकालना तो मेरे मान से निकालिए। हम जो मान दिए हैं एक न्यूमेरिकल वैल्यू आता है और उसके नाम पे कर देता है, पेटेंट कर देता है कि मेरे नाम पे न्यूमेरिकल वैल्यू इससे निकालिए। तो प्लांक कांस्टेंट का मान होता है 6.626 गुने यहाँ पर हो जाता है 10 का पावर -34। ये आपका होता है और जूल सेकेंड में इसका वैल्यू रहता है। प्लांक कांस्टेंट का मान है। यहाँ पे आपका ये सब, ये जो टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, ज़्यादातर आईआईटी जी का टॉपिक है। मतलब समझ आए कि आईआईटी वगैरह जो आपका इंजीनियरिंग क्षेत्र है उसमें ये सब पूछा जाता है। हम लोग जो पढ़ते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए थ्योरी पढ़ते हैं, लेकिन हम साथ में न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। 11th पढ़ रहे हैं तो अपनी तैयारी उस लेवल का रहना चाहिए कि न्यूमेरिकल वाला कोई पूछे तो भी बना सके। हाँ, हो गया टाइमिंग? 9:20 हो गया। ऐसा करते हैं तो कल आगे हम इसके आगे बढ़ेंगे, पहले इतना जान लेते हैं। सी क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट। वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या? कल इतवार के दिन ट्यूशन रहना चाहिए, रविवार के दिन। लाइट का वेलोसिटी कितना होता है? लाइट कितना स्पीड से चलता है? जब हम पढ़ाए थे आइंस्टीन वाला तो सब है कोरियन। हाँ, फिजिक्स मैथ, फिजिक्स का जुबान मैथ है। फिजिक्स पढ़ रहे हैं हम लोग, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। केमिस्ट्री में इंटरेस्ट ही नहीं है? केमिस्ट्री से ज्यादा इंटरेस्टिंग कुछ है? जहां एक दो एन शून्य मिला दिया, केमिस्ट्री पढ़ना तो और ज्यादा जरूरी है। कौन दवा के ग्राम मिला दिया वो भगवान के पास मिलेगा जाके। इससे पहले केमिस्ट्री सीखल रहो। लोग ना बियर मतलब इसको इसमें मिला मिला के पीता है, तभी तो देखो केमिस्ट्री का नॉलेज रहेगा तो अच्छा से पी पाएगा। मैथ में सिर्फ इंटरेस्ट रखना, मैथ तो पढ़ाएंगे, मैथ तो है ये है। मैथ इज माथा। मैथ सही है तो माथा आपका सही चलेगा। हाँ, मैथ के बारे में तो पहले भी बोले थे कि मैथ क्या है। आदि मतलब एक व्यक्ति है जो बोले थे, दार्शनिक अरस्तु। उसने बोला था कि यदि कोई भगवान से बात करना चाहता है तो मैथ सीखे। कुछ भी नहीं। उसने क्यों बोला उसका भी तो कारण समझो। उसने बोला कि भगवान ने दुनिया को इतना सिस्टमेटिक बनाया है, इतना व्यवस्थित बनाया है कि जरूर वो भगवान, तभी तो उनका कैलकुलेशन पूरा फिट है नेचर में। इसीलिए उसने बोला यदि कोई भगवान को जानना चाहता है, भगवान को जानना, इसीलिए तो हम लोग 108 का माला पढ़ते हैं। भगवान को जानने के लिए भी मैथ का इस्तेमाल करते हैं, भगवान को मानने के लिए। इसीलिए उसने बोला है कि यदि भगवान को जानना चाहता है तो मैथ पढ़े, क्योंकि भगवान इतना अच्छा से दुनिया को बनाए हैं कि वो जरूर गणित जानते होंगे। ठीक, रहने देते हैं इसमें आज इतना ही, आगे हम लोग कल बढ़ेंगे। हाँ, लाइट का मान बता देना। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर याद रखेगा, या 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड में मीटर में जाएगा तो 3 × 10⁸ और यदि आपका किलोमीटर में जाएगा तो 3 लाख किलोमीटर। 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर तय करेगा। आज हम इतना ही रहने देते हैं, कल स्पेक्ट्रम कर लेंगे कंप्लीट। कल नहीं तो अब आगे का कल, कल मतलब अगला कल।